ओके परिश्री, हेतवी वीडियोस ऑन हो सकते हो तो करो। ये लोग 10 बजे तक ज्वाइन होंगे, तब तक अपने चैप्टर 12 सर स्टार्ट करेंगे। 14 को होगा चालू मतलब स्टार्ट क्लास? क्या चीज? मतलब 14 को हॉलीडे होगी कि चालू है 14 अभी क्लास? 15 14 15 को हमने सोचा है हम एक्स्ट्रा क्लास चैप्टर 15 का रखने वाले मॉर्निंग 8 to 11। अब वो ओके मैंने पहले ही बता दिया कि जिसके स्कूल में एग्जाम 15 फेब से पहले पहले है, उन लोगों को, उन लोगों के लिए आपने ग्रुप में देखा होगा 4 हाँ स्लॉट आए 15 चैप्टर के। तो जिसको लगता है मुझे जल्दी करना है, मुझे 2 बार सुनना है, वो कर सकता है, बाकियों के लिए हॉलीडे। ओके ठीक है, वो हॉलीडे है थर्सडे को, इसलिए आज मैंने आपका क्लास 30 मिनट्स का थोड़ा एक्सटेंड किया है कि भाई उस दिन का कंपनसेशन थोड़ा आज हो जाए अपना, तो मेरा जितना पार्ट करवाना है वो हो जाए। चलो, तो मैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे जाता हूँ। नॉर्मली आप लोगों ने पढ़ा है कि भाई 0 डिग्री अगर हो तो वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर 100 डिग्री हो तो वही वाटर स्टीम बॉयल होने लगता है, स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है। बट आप चाहो तो 10 डिग्री पर भी वाटर को बॉईल करवा सकते हो, मतलब वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हो। सुनकर बड़ा अजीब लगता है ना कि ये 10 डिग्री पे कैसे बॉईल हो सकता है, बट प्रेशर को चेंज करा करा कर आप ये चीज कर सकते हो। याद करो मैंने लास्ट क्लास में ट्रिपल पॉइंट की बात की थी, ऐसा टेम्परेचर जिसपे लिक्विड की तीनों स्टेट एग्जिस्ट करती है। 0.01 डिग्री सेल्सियस, इसको बोलते थे ट्रिपल पॉइंट, जहां पे सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होती है। मतलब लिक्विड की तीनों स्टेट, वाटर की तीनों स्टेट एग्जिस्ट कर रही होती है साइमल्टेनियसली। बट वो सिर्फ नॉर्मल कंडीशंस पर नहीं होता है, वो एक हाई प्रेशराइज्ड कंडीशन में ऐसा किया जा रहा होता है कि 0.01 पर भी उसमें से कुछ स्टीम निकल रही हो, वो गैस में कन्वर्ट हो रही हो। तो अब ऐसा होता क्यों है वो समझो। नॉर्मली, इन नॉर्मल सिनेरियो, जो लिक्विड्स होते हैं, या सॉलिड की बात करूं, जब चीजें मेल्ट हो रही होती है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही होती है, जब आप उसको टेम्परेचर बढ़ाते हो, हीट देते हो, तो मॉलिक्यूल्स दूर जा रहे होते होंगे, मॉलिक्यूल्स के डिस्टेंस बढ़ रहा होता होगा, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने का तरीका क्या है, बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होना, और बेसिकली वो कम होगा तो मॉलिक्यूल्स के डिस्टेंस बढ़ेंगे एक दूसरे के साथ। इज दैट राइट? अब देखो, सपोज करो कोई लिक्विड है जो 10 डिग्री पर मेल्ट होना, नॉर्मल कंडीशन में 10 डिग्री पे मेल्ट हो जाता है, मतलब जब मैं उसको हीट करूंगा तो 10 डिग्री पे सॉलिड से लिक्विड में मेल्ट होता है इन नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस में। मैंने क्या किया, जब वो मेल्ट होना स्टार्ट हुआ उससे पहले मैंने क्या लगा रखा था उस पर, एक्सटर्नल प्रेशर। अब मेल्टिंग की प्रोसेस के दौरान जो हीट हम देते हैं वो हीट मॉलिक्यूल्स को दूर कर रही होती है, और मैं प्रेशर लगा के उनको दूर जाने ही नहीं दे रहा हूं। हीट दूर करना चाहती है, मैं दूर जाने नहीं देना चाहता, तो क्या वो 10 डिग्री पे अब मेल्ट होगा? क्या पृथ्वी को लगता है 10 डिग्री पे अब वो मेल्ट होगा? नहीं सर। नहीं, 10 डिग्री पे तो नॉर्मल सिनेरियो में मेल्ट हो रहा था, पर मैंने तो एक्स्ट्रा प्रेशर लगा के मॉलिक्यूल्स को दूर जाने ही नहीं दिया। अगर दूर जाने ही नहीं दिया तो फिर बेचारा मेल्ट कैसे होगा? अभी टाइम है मेल्ट होने। बट अभी भी अगर मुझे मेल्ट करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा और हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो जो चीज नॉर्मल कंडीशन में 10 डिग्री पे मेल्ट हो रही थी, वही चीज अब 20 या 30 डिग्री पर जाके मेल्ट होना स्टार्ट होती है। तो क्या मैंने उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा दिया जस्ट बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर? तो देख लो, मैंने बोला था मैं प्रेशर को छेड़छाड़ करूं प्रेशर के साथ, तो बेसिकली मैं उसका मेल्टिंग पॉइंट को चेंज करवा सकता हूं। तो जब आपको बोला जाए ना कि वो 0 डिग्री इज फ्रीजिंग पॉइंट, 100 डिग्री इज स्टीम पॉइंट, तो ये कब होते हैं?
स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पे। पर अगर आप प्रेशर को बढ़ाते या कम करते हो तो इनकी वैल्यूज चेंज करवाई जा सकती है। ये एक एग्जांपल मैंने दिया कि नॉर्मली जो लिक्विड हीट करने पर एक्सपांड होते हैं, अगर उन लिक्विड्स पे मैं एक्स्ट्रा प्रेशर लगाऊं तो मैं उसके मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ा देता हूं प्रेशर के साथ। मेल्टिंग पॉइंट फॉर नॉर्मल लिक्विड, मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर। जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ही ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो जो चीज नॉर्मली 10 डिग्री या 0 डिग्री पे मेल्ट हो जाती थी, वो अब इस पे मेल्ट ना होके 20 डिग्री 30 डिग्री पे जाके मेल्ट हो रही होगी। क्यों? क्योंकि मैंने प्रेशर लगा के मॉलिक्यूल्स को दूर जाने ही नहीं दिया। समझ आई इसके पीछे की थ्योरी? परिश्री, हेतवी, कैवल? हाँ सर। हाँ सर। यही चीज बॉइलिंग पॉइंट के साथ भी करवाई जा सकती है। सपोज करो आपका जो वाटर है, सिद्धार्थ भाई साहब की नींद खुल गई। जो आपका वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे नॉर्मल कंडीशन में स्टीम में कन्वर्ट होता है। बट अगर ऐसे वाटर पर, ऐसे मॉलिक्यूल्स पर मैं एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दूं, बेसिकली वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं नजदीक, और अगर वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है तो मैं क्या कर रहा हूं, इन मॉलिक्यूल्स की दूरी को बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहता हूं, तभी जाके वो स्टीम में कन्वर्ट हो पाएंगे। बट अगर हेतवी मैं एक्स्ट्रा प्रेशर लगाऊं तो क्या परिश्री मैंने दूर जाने दिया? नहीं सर। अगर मैंने दूरी नहीं जाने दिया तो क्या वो अब 100 डिग्री पे कन्वर्ट होगा स्टीम में? नहीं। नहीं। अब मुझे अगर उसको स्टीम में अभी भी कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको, सच दैट वो दूर जाए। तो मैं बोल सकता हूं ना कि मैंने जो नॉर्मल टेम्परेचर पे उसका, नॉर्मल स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पे उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 था, उसको बढ़ा के मैंने कितना कर दिया होगा, लेट्स से 110, 120। तो मैंने क्या पर्टिकुलर सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर दिया बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। तो नॉर्मली जो लिक्विड एक्सपैंड होते हैं, जो सब्सटेंस एक्सपांड होते हैं ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है प्रेशर के साथ और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है प्रेशर के साथ। इसका एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें। जब आप एटमॉस्फेयर में ग्राउंड से ऊपर जा रहे होते हो तो अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, या बोल सकते हो डेंसिटी, डिक्रीज हो रही होती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी डिक्रीज होते चले जाती है। और वी नो दैट प्रेशर जो होता है वो रो जी एच होता है। ये पता है तुमको प्रेशर का फॉर्मूला? मैं बताता हूँ, ये चैप्टर 10 में आता है, अभी आपने पढ़ा नहीं है पर बता देता हूँ। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ये तो पता है आपको। फोर्स को क्या लिख सकते हैं? mg बाय, और मास को क्या लिखा जा सकता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी बाय, ऐसा लिख सकता हूं। और वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं? एरिया इंटू हाइट लिख सकता हूं ऐसा। एरिया से एरिया कैंसिल, क्या आ गया? रो जी एच। चैप्टर 10 के जब आपका प्लानिंग कुछ मैं करूंगा तब। अच्छा, चैप्टर नंबर 13 के आपको क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस के स्लॉट दिए, उसमें अटेंड करना है। चारों में से कोई भी स्लॉट, एक तो कल हो चुका था, ग्रुप पे देखिए स्लॉट्स पीडीएफ के थ्रू। क्योंकि एक्स्ट्रा क्लासेस में हम करवा देंगे, प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपके एग्जाम्स का आपको श्योरिटी नहीं और एकदम झटका लग गया कि भाई स्कूल वालों ने एग्जाम 15 दिन में रख दी, तो फिर आखिर में इतना ज्यादा करना, इससे अच्छा तो फ्री हो तो हम 4 बार पढ़ा रहे, आपको कोई एक बार पढ़ना है आके, एक बार में आधा समझ आता है तो दूसरी बार आके फिर पढ़ लेना है। तो लीना मैम वो 4 बार करवाएगी अलग अलग जगह पे, एक बार कल हो चुका है। अब अपकमिंग वीक में तो 13 आपको ऐसे करना है, 15 में इसके बाद क्लास में डायरेक्ट 12। अभी आज 12 चैप्टर स्टार्ट करूंगा, 12 के बाद डायरेक्ट 14। तो इस तरीके से आपको कुछ चैप्टर एक्स्ट्रा में करने पड़ेंगे अगर आपकी एग्जाम जल्दी है तो। अदरवाइज मैं जितना पॉसिबल होगा क्लास में तो हम करवा ही देंगे। बट कुछ चैप्टर तो, जैसे आपकी क्लास में चैप्टर 8 रेगुलर में हुआ था, बट इवनिंग वालों ने चैप्टर 8 को एक्स्ट्रा में आके किया है,
सब लोगों ने, उनकी रेगुलर क्लास में नहीं हुआ, तो वैसे ही हो सकता है जैसे चैप्टर 10 आपका वो मुझे इस तरीके से करवाना पड़े, और एग्जाम लेट है तो कोई इशू नहीं है। चलो, मैं था कि अब आपको पता लग गया कि प्रेशर का फॉर्मूला रो जी एच होता है, और रो क्या होती है? डेंसिटी। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, अगर डेंसिटी कम हो रही है तो मैं बोल सकता हूं प्रेशर का वैल्यू भी कम हो रहा होगा। इसलिए बोला जाता है कि हिली एरियाज पे, माउंटेन वाले एरियाज पे प्रेशर हमेशा कम होता है एज कंपेयर टू सी लेवल। सुना है कभी ये? ऊपर जाने पर प्रेशर कम हो रहा होता है। तो प्रेशर कम होने का रीजन क्या है? ऊपर जाने पर डेंसिटी कम हो रही होती है। अब पॉइंट आज ये नहीं है, पॉइंट मेरा ये कि ऊपर जाने पर प्रेशर कम होता है। अब अगर प्रेशर कम हो गया तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पर अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है तो प्रेशर कम करने पर बॉइलिंग पॉइंट कम भी तो होता होगा। ये चीज समझ में आई? अभी मैंने बताया था कि भाई प्रेशर बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट वाटर का बढ़ रहा था, जो चीज 100 डिग्री पे आराम से स्टीम में कन्वर्ट हो सकती थी, जस्ट मैंने प्रेशर बढ़ाया तो उसको स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए मेहनत करनी पड़ रही। कितनी? 110 120 पे आके वो स्टीम में कन्वर्ट हुआ। तो अगर मैं प्रेशर कम करूंगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम भी हो सकता है, मतलब मैं इस 100 वाले को 10 डिग्री पे भी बॉइल करवा सकता हूँ, प्रेशर को बहुत कम करा के। तो जो लोग हिली एरियाज पर रहते हैं उनके लिए कुकिंग इज वेरी डिफिकल्ट। खाना बनाने की जो ये प्रोसेस है वो बहुत डिफिकल्ट होती है अपने लोगों के कंपैरिजन में। कोई एक्सप्लेन करेगा क्यों? क्यों ये प्रोसेस हिली एरियाज पर डिफिकल्ट होती होगी खाना बनाने की प्रोसेस? सर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता होगा। बढ़ेगा कि डिक्रीज होगा? प्रेशर कम होगा ऊपर जाके तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम अच्छा होगा। सॉरी सॉरी उल्टा वाला। देखो नॉर्मली तो सर टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा? नहीं, नहीं, टेम्परेचर हाँ है कैसे? नहीं, वो तो इंक्रीज में होगा। हाँ। टेम्परेचर तो हम जो भी देंगे उसकी बात करेंगे, बात की बात नॉर्मल टेम्परेचर जो हम बर्नर यूज कर रहे हैं उसके टेम्परेचर की बात होगी। देखो नॉर्मली जो वाटर होता है वो कोई 100 डिग्री के बाद जाके स्टीम में कन्वर्ट होता है नॉर्मली। तब तक हमारा खाना, अगर सपोज करो तुमने आलू या राइस पानी में डाल दिए और वेट कर रहे हो उनके अच्छी तरीके से पकने का, कि भाई समझ गए हो ना पकने वाला पार्ट, तो वो यहां पर आराम से हो जाएगा क्योंकि वाटर 100 डिग्री पे जाके स्टीम में कन्वर्ट होता है, एवोपरेट हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है? हिली एरियाज पर तो ये साला 80-70 डिग्री पर ही, क्योंकि प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया होगा वाटर का। तो जो चीज नॉर्मली 100 डिग्री पे बॉईल हो रही थी वो 80 या 70 पे पूरी तरीके से स्टीम में कन्वर्ट हो जाता होगा। अब मेरे राइस को पकने के लिए 90 डिग्री तक का टेम्परेचर चाहिए था, 90 डिग्री, और ये तो 70-80 पे जाके स्टीम में कन्वर्ट हो गया। तो क्या वो पूरे पकेंगे? कच्चे रह जाएंगे, रॉ रह जाएंगे, आलू भी रॉ रह जाएगा। तो ये इसके लिए सबसे ज्यादा बिक्री माउंटेन्स पे किसकी होती है? प्रेशर कुकर्स। प्रेशर कुकर क्या करता है? प्रेशर को बढ़ा के देता है। अब प्रेशर को बढ़ा देता है मतलब वो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ा देता है, तो पानी इतनी जल्दी स्टीम में कन्वर्ट नहीं होता। पहले खाना पूरा पक जाता है, उसके बाद वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा होता है, या तो खत्म हो जाता है या तो थोड़ा बच भी जाएगा। तो इसलिए प्रेशर, वो लोग सबसे हर चीज प्रेशर कुकर में बनाते हो क्योंकि वहां पर जरूरत पड़ती है। क्यों? वो मैंने अभी आपको बता दिया। समझ आया? ये नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल भी दिया बॉइलिंग पॉइंट में, पॉइंट नंबर 11 के अंदर। वैसे ही अगर इनकी बात करता, वेट करो जस्ट मिनट। वैसे ही आइस में भी होता है। आप आइस मतलब नॉर्मली लिक्विड का जो आइस है, जनरली आपको पता है कि वो 0 डिग्री पे आके वाटर में कन्वर्ट होती है, या 0 डिग्री वाला वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा होता है। बट आप प्रेशर को वेरी करवा के आइस को चाहो तो -10 डिग्री पर भी मेल्ट करवा सकते। मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट आपने डिक्रीज कर दिया। जो चीज 0 डिग्री पे मेल्ट हो रही थी वो प्रेशर वेरिएशन से आप -10 डिग्री पर भी मेल्ट करवा सकते हो। अब इसका आपको प्रैक्टिकल अगर एग्जांपल देखने तो बहुत सारे,
आज आप क्या करना, क्लास के बाद अपने फ्रिज से 2 आइस क्यूब्स निकालना और उन आइस क्यूब्स को रख के एक दूसरे के कांटेक्ट में लाना और दोनों साइड से प्रेशर लगाना होता है। यहाँ पे आइस क्यूब प्रेस कर रही होगी एक दूसरे को, 5 मिनट तक ये करना, फिर हाथ हटा लेना, वो दोनों अलग अलग आइस क्यूब चिपक जाएगी, साथ में आप उठा सकते हो। तो ये हुआ क्यों, वो समझो। जब आपने उन दोनों को दबाया तो उनके कांटेक्ट वाले पार्ट पे प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ने से वहां पे क्या हुआ, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया मतलब वो पहले ही मेल्ट हो गई थोड़ी सी कांटेक्ट वाले पार्ट से, और मेल्ट हुई तो वाटर में कन्वर्ट हुई। अब वाटर में कन्वर्ट हुई तो मॉलिक्यूल्स दोनों के इंटरचेंज हुए, बॉन्डिंग बनी, और जैसे ही आपने प्रेशर हटाया वो वापस से आइस में कन्वर्ट हो गई। मतलब प्रेशर लगाने पर वो वाटर में कन्वर्ट हो रही थी और हटाने पर वो वापस से आइस में कन्वर्ट हो जाती है। प्रेशर को हटाते थे तो वो चिपक जाती है। जो पानी जितना पार्ट उसका वाटर में कन्वर्ट हुआ था वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, और जैसे हटाते हो वो वापस से आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वापस से वो क्या बन जाती है, एक पूरा का पूरा आइस का बड़ा क्यूब बन जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं रीजलेशन। नोट्स में दिया होगा, अंडरलाइन करके रखो, पॉइंट नंबर 9 में एप्लीकेशन वाले पार्ट पे, the phenomena in which ice melt when pressure is increased, वो फिनोमिना जिसमें आइस मेल्ट हो जाती है प्रेशर बढ़ाने पर एंड अगेन फ्रीजेस व्हेन प्रेशर इज रिमूव्ड, इज कॉल्ड रीजलेशन। ये आपके पॉइंट नंबर 9 में एप्लीकेशन की पहली 3 लाइंस है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रीजलेशन। आइस स्केटिंग देखी होगी, करी होगी मोस्ट प्रोबेबली कहीं ना कहीं। तो आइस स्केटिंग में यही हो रहा होता है। आइस स्केटिंग में कैसे वो इजीली स्मूथली रन कर रहे होते आगे 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 आगे। तो होता क्या है, सपोज करो ये मेरा आइस स्केट है, तो अगर ये आइस स्केट आइस के ऊपर रखूंगा और मैं खड़ा हूं इसके ऊपर, तो क्या होगा, मेरे इस आइस स्केट के नीचे वाली जितनी भी आइस उस पर प्रेशर लगेगा। बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर वहां की आइस मेल्ट हो जाएगी पहले ही, इस आइस के कंपैरिजन में। मेल्ट होगी तो नीचे क्या हो गया, पानी, और पानी में तो भाई चट्टाक जाती है आपकी स्केट्स। बट जैसे ही आप आगे जाते हो पीछे वाली आइस का प्रेशर हट गया, वो वापस आइस में कन्वर्ट हो जाती है। ये प्रोसेस बड़ी इंस्टेंटेनियस होती है, आपको दिखेगा नहीं, बट आपके स्केट्स के नीचे वो आइस पानी में कन्वर्ट हुई होती है। तो जहां जहां आप जाते हो फटाफट फटाफट वाटर बनता जाता है और आप स्मूथली स्केट्स कर पाते हो। आइस बॉल्स बनाए, स्नो बॉल्स, स्नो बॉल्स एक हाथ में लेते हो एक हाथ में लेते हो, दोनों को जोड़ते हो, जो ऐसे मिक्स करते हो, एक बड़ा बॉल बन जाता है। होता क्या है, जब आप प्रेस कर रहे होते हो तो वो थोड़ा सा वाटर में कन्वर्ट होता है अंदर, और वाटर में जैसे ही वो कन्वर्ट होता है और आप हटाते हो तो वापस आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो सब आइस, छोटे छोटे आइस स्नो बॉल्स एक दूसरे से चिपक जाते हैं। उधर भी यही चीज हो रही होती है। इसमें एक जादू भी दिखा सकते हो आप। जनरली आपने देखा होगा मूवीज में, जब क्रिमिनल्स को पनिशमेंट देना होता है या उनकी उनको किस पे बोलते हैं, रिमांड पे लेते हैं लोग, तो ऐसे आइस की सिल्लियां होती बड़ी बड़ी, उन पे लिटा देते हैं। और आइस, ऐसी आइस पे लिटाना मतलब बहुत डिफिकल्ट है भाई। आप थोड़ी देर अपने घर की आइस को हाथ में पकड़ना, आइस क्यूब को, विद इन 1 मिनट आपको आपका हाथ ऐसा लगना जलने लगता है, इतना ठंडा लगने लगता है, और आपको छोड़नी पड़ती है वो आइस क्यूब। तो सोचो किसी को लिटा दिया तो इस पे। अब ये करते क्या है, एक स्ट्रिंग के थ्रू 2 वेट्स को लटका दिया जाता है। तो ये दोनों वेट समझ आता है, डायग्राम नोट्स में भी दिया है। ये वेट्स क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ कांटेक्ट पे, ये वाला जो पार्ट कांटेक्ट में था उस पे प्रेशर लगाएंगे। प्रेशर लगाने की वजह से यहाँ की आइस क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी। अब जैसे ही आइस मेल्ट होगी तो ये स्ट्रिंग थोड़ी सी अंदर चले जाएगी क्योंकि पानी बन गया है। पर जैसे ही वो प्रेशर हटेगा, ऊपर वाला पार्ट वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। आप रूम में 1 घंटे बाद आओगे, आप देखोगे ये पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग वाला पार्ट था वो इस क्यूब को नीचे पूरा का पूरा क्रॉस करके नीचे चला गया, और ये कटी, मतलब इसके पीसेस भी नहीं हुए क्यूब के, ये एज इट इज की एज इट इज मेंटेन थी। बट इसके लिए आपको पूरे रूम का टेम्परेचर माइनस में मेंटेन करके रखना है, 0 पर मेंटेन रख के मतलब रखना जरूरी नहीं, तो ये आइट साइड से भी पिघलने लग जाएगी अगर आपने ज्यादा गर्मी में रख दिया तो रूम टेम्परेचर को मेंटेन रखना पड़ेगी, आइस आइस ही रहे, बस उतना पार्ट मेल्ट हो जो ये प्रेशर लग रहा है। तो ये पूरी की पूरी नीचे क्रॉस कर जाएगी,
बिना इस क्यूब को ब्रेक करे। तो दिस प्रोसेस जो ये सब बताइए क्या है, रीजलेशन। प्रेशर को बढ़ाने पर आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में, वाटर। मेल्ट। और वो प्रेशर को हटाने पर अगेन आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रीजलेशन। तो ये वाला पार्ट तो बचा था आपका 11.2 में से, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वाला पार्ट मैंने बताया, ये सब आपको दिया हुआ है। अब मैं जा रहा हूं 11.3 वाले पार्ट पे। 9 पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 11 वो ही करने हैं, और उसमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। पहले सिर्फ 9 पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं, वो तो आप भी मुझे बता सकते हो। पता है ब्लैक बॉडी के बारे में? It does not reflect or absorb light. उल्टा बोल रही है। एब्जॉर्ब तो पूरी कर लेती है, रिफ्लेक्ट नहीं कर। सब है। ब्लैक बॉडीज ऐसी बॉडीज होती है जिन पर जितनी भी अमाउंट ऑफ लाइट जिस आप गिराओगे वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगी, और जब आप उसको हीट करोगे तो वो हर पॉसिबल एनर्जी वेवलेंथ के रेडिएशंस को एमिट करेगी। ऐसी बॉडीज होती है ब्लैक बॉडीज का। बेसिकली जो भी लाइट उस पे, जो भी रेडिएशन, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट होती है एक ब्लैक बॉडी के ऊपर, वो पूरी तरीके से उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगी। नहीं तो नॉर्मल बॉडी क्या करती है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करती है, कुछ रिफ्लेक्ट कर देती है। बट ब्लैक बॉडी क्या करती है, जो भी चीज इस पे इंसिडेंट होगी वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगी, कंप्लीटली। कुछ भी पार्ट उसका रिफ्लेक्ट नहीं होने वाला है। ऐसी बॉडीज को बोलते हैं ब्लैक बॉडी, जिनकी एब्जॉर्प्टिव पावर जो होती है वो 1 होती है। नोट्स में लिखा होगा, देखो इसमें मैं आपको ज्यादा डेप्थ में अभी नॉलेज नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आपका जो पार्ट आगे का चला गया है, कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन, वहां से एक्चुअली ये कहानी स्टार्ट होती है पूरी, रेडिएशन वाले पार्ट से। अब क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है तो मैं सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जितना ही बताऊंगा, सो दैट ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो सर इसको ब्लैक होल से रिलेट कर सकते हैं? नहीं 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 भाई, ब्लैक होल तो एक अलग ही चीज हो जाती है। ब्लैक होल तो जब एक स्टार कोलैप्स होता है तब बनता है, तो ब्लैक होल इज समथिंग डिफरेंट। ब्लैक, अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो आपने वो देखे, वो भूतिया फिल्मों में वो चुड़ैल या कोई जो लैंप लेके घूम रहे होते हैं देखने के लिए, जहां आपने कभी ना सोचे जाने का, वो लैंप लेके जाते हैं, नहीं नहीं कुछ तो है उधर, देख के आते हैं, अंधेरे में जाना ही है उधर, उनको मूवी नहीं बनेगी नहीं तो। वो लैंप के थ्रू वो निकलता है एक धुआं ऐसा, कुछ निकल रहा होता है ब्लैक 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 ब्लैक, जो उसके कांच पे जम जाता है। अगर आपने घर पे कभी देखा होगा, या फिर काजल, लड़कियां तो पहचान पाएगी, लड़के भी कोई कोई तो लगाता है, पर नहीं, सर गर्ल्स तो वो लगाती है काजल। पतली पे हो जाता है हाँ पीछे। हाँ वो हीटअप होके ब्लैक ब्लैक, उसको बोलते हैं लैंप ब्लैक। वो लैंप ब्लैक होता है। ये काजल जो होता है ना, ये एक नियर टू ब्लैक बॉडी का एग्जांपल है। मतलब इन पर जब आप रेडिएशंस गिराओगे तो कंप्लीटली एब्जॉर्ब ही कर लेंगे। चलो भाई, गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ ज्ञाना। पढ़ा नहीं था आप लोगों ने मैसेज 9:30 का? क्या? यस याना, 9:30 क्लास स्टार्ट हो चुकी थी हमारी। तो आपने क्या किया आधा घंटा? बस जलता करवाया सबको। 1 मिनट। सर मैं मॉम 9:40 को तो आ गया था। हाँ पर वही बोल रहा हूँ ना क्लास, क्योंकि मैंने आप लोगों के सीन तो देखे हुए थे कि आपने सीन तो किए हुए मैसेज, तो मैंने सीन कर लिए है। उसके बाद में यार ठीक है, 10 आगे वाला पार्ट मैंने सिर्फ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वाला पार्ट ही बताया था, वो तो तुम कर सकते हो। मैंने रिकॉर्डिंग इसलिए कर दिया है। और अभी मैं 11.3 का पार्ट बता रहा हूँ, जो सिर्फ लॉज है, एज इट इज याद ही रखने हैं, उसमें मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। और फिर 12 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आपको कल एक मैसेज मिला होगा कि आपके ग्रुप पे 11.1 के न्यूमेरिकल्स अपलोड हो चुके हैं, तो आपको देखना है। सिंपल। पढ़ा लू या ना अब मैं? पक्का? ठीक है। सो
क्या ना हमने 11.2 का एक मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वाला पार्ट समझा है, तो रिकॉर्डेड। उसके बाद अब मैं 11.3 के 3 पॉइंट डिस्कस करने वो कर रहा हूँ, एक पॉइंट नंबर 9, एक पॉइंट नंबर 10 और एक पॉइंट नंबर 11। लॉज है एज इट इज, याद रखने, कोई चेंजेस नहीं होंगे उसके ऊपर। और फिर हम आज की क्लास को 30 मिनट ज्यादा रखने का रीजन ये था कि थर्सडे को आपको उत्तरायण की ब्रेक भी तो चाहिए, फिर उत्तरायण भी चाहिए, तो 30 मिनट्स तो एक्स्ट्रा ही सकते थे आज, जो कि नहीं आए, पर ठीक है। 12.1 सेशन मुझे पूरा करना है, थर्मोडायनेमिक्स का अगला सेशन आज, जो आपने 90% केमिस्ट्री में कंप्लीट कर लिया है, तो मुझे उसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, बड़ा छोटू सा सेशन है, आराम से 45 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है वो सेशन। सर इंस्टेड ऑफ दैट हम इसके थोड़े न्यूमेरिकल्स करते हैं ना। नहीं जाना, इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिकल्स, मैंने न्यूमेरिकल का वीडियो लेक्चर अपलोड करवा दिया है। पर सर वो न्यूमेरिकल्स बहुत टफ है, मैंने ट्राई किया, मुझसे तो नहीं हो रहे। हम लोग पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, हम लोग सिर्फ जो ऊपर का नहीं होता है वो हीट लॉस बाय कोल्ड बॉडी, हीट गेन बाय तो हॉट ऐसा बॉडी। करो, डाउट निकाल के रखना। मेरा एक्स्ट्रा देने का पर्पस क्या था यहाँ ना, कि क्लास का मेरे पास थोड़ा टाइम बचे। मैं अभी हाल क्लास में थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल करवाने जाऊंगा, तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो बेटर है तू डाउट निकाल के रख, तेरे को नहीं आएगा तो अपने वो तुझे नहीं, आप सबसे मेरा वही क्वेश्चन है, जो चीज नहीं आ रही अपने अलग से पूरा डिस्कस कर लेंगे, क्लास से अलग हटके। क्लास के टाइम पर मुझे आगे का पार्ट करवाना है, तुम देखो न्यूमेरिकल जो ना आए उस पॉइंट को मार्क करके रखो, अपने अलग से पूरा डिस्कस कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं। ओके थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट, इसलिए मैंने थ्योरी वो बना है वीडियो लेक्चर, कि आपको पता लगे आइडिया, और आप निकाल के रखो डाउट कि सर उस मिनट पे, उस वीडियो के उस मिनट पे एक बात बोली थी सर ने, पता नहीं लगी, तो उस पे बात की जा सकती है, पर क्लास के टाइम पे मैं आगे जाऊंगा अभी। चलो, सो ब्लैक बॉडी की बात हो रही थी। ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडीज को बोला जाता है जिन पर अगर आप रेडिएशंस को इंसिडेंट कराओगे तो वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेगी, कुछ भी पार्ट ऑन रेडिएशंस का रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ऐसी बॉडीज को ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ऐसी बॉडीज की एब्जॉर्प्टिव पावर 1 होती है, यूनिट होती है। अब ये इसका फॉर्मूला होता है, मैं अभी वो सब नहीं बताऊंगा क्योंकि आपने रेडिएशन वाला पार्ट आपके सिलेबस से निकल गया है, तो उसके लिए मेरे को अलग से 2 घंटा चाहिए पढ़ाने के लिए। तो अगर आप नीट वीट का रेडी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इस चैप्टर में वो पढ़ाया जाएगा, एमिसिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर, फलाना ढिंकाना, बहुत सारी चीजें होती है, पर अभी इस बोर्ड्स में नहीं है वो सब कुछ भी आपके। तो इसलिए सिर्फ आपको लर्न करना है ये कि ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्प्टिव पावर अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बताना आना चाहिए 1 होती है। एब्जॉर्प्टिव पावर 1 होने का मतलब क्या होता है वो मैंने बता दिया, कि उस पर गिरने वाले रेडिएशंस ये कंप्लीटली क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करती। पर नॉर्मल बॉडीज क्या करती है, कुछ पार्ट करती है एब्जॉर्ब, कुछ कर देती है रिफ्लेक्ट बैक। तो ये जो रिफ्लेक्शन वाला फिनोमिना होता है वो ब्लैक बॉडी में नहीं होता है। ब्लैक बॉडी का एग्जांपल लैंप ब्लैक, वो जो लैंप से निकलने वाला धुआं होता है, जो वो सरफेस पे जब कलेक्ट होने लगता है तो वो एक ब्लैक ब्लैक लेयर बन जाती है वो। या नियर टू ब्लैक बॉडी अगर आपको एग्जांपल रखना हो तो आप काजल को रख सकते हो। काजल तो इजी है याद रखना, तो काजल एक परफेक्ट एग्जांपल है ब्लैक बॉडी का। परफेक्ट नहीं बोलूंगा, नियर टू ब्लैक बॉडी, मतलब उस पर जितने भी रेडिएशन इंसिडेंट करवाओगे वो एब्जॉर्ब ही करेगा। अब आता है, अच्छा नोट्स में पॉइंट नंबर 9 में आपने सेकंड लाइन को हाईलाइट किया, अंडरलाइन किया, द एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज यूनिट। और जब ऐसी बॉडीज को आप हीट करोगे, अभी तो मैंने बताया एब्जॉर्ब कर रही, पर जब हीट करोगे ब्लैक बॉडी को तो ऑल पॉसिबल वेवलेंथ की एनर्जी एमिट होगी, इसमें से अलग अलग एनर्जी एमिट हो रही होगी। जब इनको हीट करोगे, इसको टेम्परेचर दोगे, अलग अलग जितनी पॉसिबल एनर्जी है वो सब निकलेगी इसमें से। यही होती है एक ब्लैक बॉडी। फिर आता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अभी स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ आपको लिखना पड़ेगा, मैं आपको लिखवाता हूं। अब इसमें क्या, पूरा पूरा इंफॉर्मेशन तो आपको जब इसके बारे में डेप्थ में पढ़ाता है तब देते हैं, वो नीट में और जेई में शायद आपको मिले, बट अभी बोर्ड पर्पस से इन्होंने सिर्फ पिछले साल ये 3 लॉ को ऐड कर दिया। इससे पहले तो 11th में कभी होते ही नहीं थे ये, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट, लास्ट ईयर ये ऐड किए गए हैं टॉपिक्स।
तो बस टॉपिक उन्होंने एज अ लॉ बोला है कि पूरा नहीं तो कुछ इंफॉर्मेशन स्टूडेंट को दे दिया जाए। सबने हेडिंग डाल लिया, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। लिखो अब फॉर ब्लैक बॉडी, हेडिंग डालो ब्लैक बॉडी के लिए ये लॉ क्या होगा। फॉर ब्लैक बॉडी ये जो dq बाय dt होगा, नोट्स में से मुझे ढूंढ के बताओ व्हाट इज दिस dq बाय dt रिप्रेजेंट्स। ऐसा एक्सप्रेशन नोट्स में कहीं नहीं मिलेगा, मैं इसलिए आपको लिखवा रहा हूं थोड़ा एक्सप्लेनेशन। पर dq बाय dt को बोलूंगा क्या वो आप पढ़ के आइडेंटिफाई कर सकते हो। टोटल हीट एनर्जी नहीं, टोटल हीट क्यू हीट Q इज एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। नो वो तो सिलेबस में ही नहीं, पॉइंट नंबर 10 में से पढ़ना है भाई, तू कहाँ जा रही है। पर सिर्फ 169 पे दिया है H इक्वल टू पर वो एच dq का by dt। सिलेबस में मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उस सेशन के 3 पॉइंट है, 9, 10 और 11। पर देखने में क्या जाता है। पर मैं बोल रहा हूँ कि वहां पे नहीं देखना है, क्यों देखो, तेरी एनर्जी क्यों वेस्ट करनी है देखने में। तो अभी यार SC वर्मा, इरोडो और वो भी कुछ नहीं ज्यादा दूसरी बुक्स देखती है, कभी कभी खोल के देखा कि इच्छा है तो आज देख ही लेती हूँ एडवांस की बुक्स भी। पहले टेक्स्ट बुक तो खत्म हो। तो इसलिए बोल रहा हूँ अभी राइट जगह पे देखोगे तो टाइम बचेगा और आंसर्स मिलेंगे, बाकी ठीक है। अरे रेट ऑफ रेडिएशन, इसको बोलते हैं रेट ऑफ हीट रेडिएशन। जब आप किसी बॉडी को हीट अप कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो उसमें से जो एनर्जी निकल रही है उसका रेट बता रहा हूं मैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन पर यूनिट टाइम। कि जो रेट ऑफ रेडिएशन होता है वो किस किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो ये लॉ बताता है। तो पहला ए होता है एक्सपोज्ड एरिया। मतलब अब जैसे ये पूरा का पूरा पेज है, अगर मैं इस पेज के सिर्फ इतने से पार्ट को हीट करूंगा तो इसमें से कुछ रेडिएशंस निकल रहे होंगे, तो वो रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एक्सपोज्ड एरिया। बट अगर मैं इस पूरे पेज को कंसिडर कर लेता तो एरिया बढ़ जाता। तो जितना ज्यादा बड़ा एरिया उतने ही ज्यादा रेडिएशन एमिट हो रहे होंगे, सिंपल। दूसरा, स्टीफन भाई साहब ने बताया कि ये जो रेट ऑफ रेडिएशन होता है, हीट रेडिएशन, वो टेम्परेचर टू दी पावर, टेम्परेचर का 4th पावर से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जो टेम्परेचर आप दे रहे हो उसको इनटू 4 टाइम्स करो, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये हीट रेडिएशन। जो हीट एनर्जी एमिट हो रही है ब्लैक बॉडी से, दैट heat energy emitted per unit time is directly proportional to the exposed area and directly proportional to the 4th power of temperature। इन दोनों को जब आप मर्ज करोगे तो dq by dt जो होता है, dq by dt is directly proportional to a t raised to the power 4 हो जाएगा। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं सिग्मा। और सिग्मा का नाम ढूंढ के बताओ नोट्स में से क्या होगा। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट या यूनिवर्सल कांस्टेंट, कुछ भी बोल दो। यूनिवर्सल कांस्टेंट और स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका वैल्यू क्या होता है वो बताओगे। कांस्टेंट है, वैल्यू फिक्स है, कितना होता है 5.67 10 to the power -8। 5.67 into 10 raised to the power -8। इसको याद कैसे रखते हैं हम, 5 6 7 8। हाँ 5 6 7 तो आ गया, और याद रखना जो 4th बोलोगे वो 10 की पावर में माइनस के साथ चले जाएगा। तो 5.67 into 10 raised to the power -8, बस यही होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन। ये तो आया था रेट ऑफ रेडिएशन।
कि जब आप एक बॉडी को हीट करोगे तो उसमें से जो एनर्जी एमिट हो रही होगी, रेडिएट हो रही होगी, वो रेट ऑफ रेडिएशन किस किस पर डिपेंड करेगा। इतना क्लियर। और ये कौन सी बॉडी के लिए मैंने लिखवाया? फॉर ब्लैक बॉडी। फॉर नॉर्मल बॉडीज इस फॉर्मूले में एक और चीज आ जाता है, साइड में लिख के रखना। ये जो dq बाय dt होता है फॉर नॉर्मल बॉडीज, इसमें सिग्मा ए टी रेस टू द पावर 4 के साथ e और आ जाता है, और e यहां पर होती है एमिसिटिविटी। अब मैं अभी अगेन मैंने बताया, मैं इन सब का डेफिनेशन आपको नहीं दूंगा क्योंकि इसके लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। अभी सिर्फ मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि क्वेश्चन के अंदर आपको इस न्यूमेरिकल शीट में एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें उन्होंने बोला होगा कि एक बॉडी की एमिसिविटी इतनी है, तो उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि आपको फॉर्मूले में कहां पे वो रखना है। तो इसका ई क्या है यहाँ पे? एमिसिविटी। तो नॉर्म फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी ई का वैल्यू 1 हो जाता है, इसलिए ऊपर नहीं दिख रहा था। बट नॉर्मल बॉडीज के लिए ई का वैल्यू 1 नहीं है, तो ये नॉर्मल बॉडीज के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना रहेगा अगर क्वेश्चन में दी गई हो एमिसिविटी। नहीं दी हो कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना लिख लिया। अब मैं दूसरा लिखवाता हूं, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अभी तो रेट ऑफ रेडिएशन लिखवाया है, इसी का अंदर आता है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। कि अभी तो जब आप हीट करते हो बॉडी को तो उसमें से रेडिएशंस निकलते, बट अगर उसको रेडिएशंस दोगे तो वो एब्जॉर्ब करेगी। तो वो जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा dq बाय dt, वो उसका फॉर्मूला होगा सिग्मा ए टी नॉट रेस टू द पावर 4। सिग्मा एज इट इज है, ए एज इट इज है, बट अब टी नॉट क्या होगा? वो टेम्परेचर के रेडिएशन जो उस पर इंसिडेंट करवाए। फॉर्मूलेज ही इसलिए लिखवा रहा हूं कि काम आ जाएंगे, बाकी तो ये लॉ एज इट इज है लर्निंग। यस या ना? बस यही, नेट रेट ऑफ हीट लॉस, वो एब्जॉर्ब करेगा तो एमिट भी तो करेगा। यस, वेरी गुड। तो दोनों चीजें साथ में हो रही होगी, तो ये नेट रेट ऑफ हीट लॉस जो होगा, याना ने दिमाग तो लगाया सही। नेट रेट ऑफ हीट लॉस वो होगा dq बाय dt रेडिएशन माइनस dq बाय dt एब्जॉर्प्शन। सिग्मा दोनों में आ रहा है, ए दोनों में आ रहा है, कॉमन आ गया, इधर आ जाएगा टी रेस टू द पावर 4 माइनस टी नॉट रेस टू द पावर 4। ये फॉर्मूला सोचो, इसके न्यूमेरिकल अगर आए तो कितना गंदा होगा। टेम्परेचर साला अगर 300 केल्विन दिया हो तो उसको 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 300 इंटू 300 इंटू 300 इंटू 300 लग जाते हैं। इसलिए चांसेस कम होते हैं न्यूमेरिकल स्कूल पूछे ऐसे गंदा सा। डायरेक्टली लॉ पूछने में लॉ ही पूछ लिया जाता है। बाकी तो आपकी किस्मत। मेरा काम था फॉर्मूला देना और आगाह करना कि ऐसा हो सकता है। दिस इज ऑल अबाउट स्टीफन बोल्ट्जमैन। अच्छा, एक और चीज यूनिट की बात करते हैं सबसे पहले। तो इसका यूनिट की अगर मैं बात करूं तो इस पूरे पार्ट का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हो या रेट ऑफ रेडिएशन हो, इनका यूनिट क्या होगा? ऊपर एनर्जी, यस, जूल पर सेकंड। वेरी गुड, इधर जूल पर सेकंड आ जाता है, और इधर अगर मेरे को सिग्मा का यूनिट बनाना होता, सिग्मा का यूनिट जो मैंने आपको वैल्यू आगे लिखवाया है इसका सिग्मा का, तो इधर क्या होता? जूल पर सेकंड
नीचे क्या हो जाता, मीटर स्क्वायर टेम्परेचर टू द पावर, ऐसा बनता। तो याद रखना इसके पीछे का यूनिट जूल पर सेकेंड, मीटर रेज टू द पावर -2, के रेज टू द पावर -4। अच्छा मुझे बताओ जूल पर सेकंड को और कुछ पता है कि क्या बोलते हैं? जूल होती है एनर्जी, सेकंड होता टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम कुछ और भी होता है क्या? अच्छा एनर्जी और वर्क सेम थिंग होती है ना? पावर पावर पावर। यस वेरी गुड। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम हो तो इसको कहीं कहीं और आपको यूनिट क्या दिखेगा, वॉट। वॉट। मीटर रेज टू दी पावर -2, के रेज टू पावर -4। तो अच्छा एक चीज बताओ, अगर क्वेश्चन में आपको पावर निकालने को बोल दिया जाए तो फॉर्मूला यूज क्या करोगे? सेम फॉर्मूला है भाई, ये पावर के इक्विवेलेंट ही तो क्वांटिटी है जूल पर सेकंड। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, पावर कैसे बोल दिया, मैंने तो रेट ऑफ रेडिएशन पढ़ा था। अरे भाई जूल पर सेकंड इज पावर, तो ये जो पावर एमिट कर रहा है या रेडिएट कर रहा है वो पावर इस सिग्मा 8 टू रेज़ टू द पावर 4 है। ठीक है, अच्छा ये भूल भी सकते हो, ये मैंने अभी यार आपको करवाया तो आपको लिख लेना चाहिए, दिस इज इक्विवेलेंट टू पावर। तो क्या क्वेश्चन में एकदम आ जाए तो याद रहेगा, नहीं नहीं ये पावर को ही रिप्रेजेंट करता, मतलब मुझे ढूंढना ये 3 क्वांटिटीज ही है। चलो अब एक और कंफ्यूज, ये तो इजी लॉ था, अब वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पे चलते हैं। थोड़ा वो कंफ्यूजिंग है, इससे पहले मुझे मेरे चार्ज ढूंढने दो। चलो अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले, वीन्स डिस्प्लेसमेंट। कोई पढ़ के समझा सकता है? सर आपने क्या बोला? पॉइंट नंबर 11 की बात कर रहे हैं परिश्री हम, तो मैंने पूछा कि भाई पढ़ के समझ आ रहा है, समझा सकता है तो चलो दूर की बात वो हटा देते हैं, समझ आ रहा है? ओके सर। तो यारा ने बोला सर मुझे आ गया, मैं समझा दूंगी, और हेतवी मेरा सपोर्ट कर देगी। ऐसा ही है ना? ठीक है, इस चैप्टर का थोड़ा बोर पार्ट आ जाता है, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग ज्यादा बताने जैसा नहीं होता। वैसे इसमें मैं बता तो सकता हूँ, बट लेट्स सी कितना समझ आता है। फॉर्मूला तो बड़ा इजी है भाई, इसमें बोलते ही है लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेम्परेचर, और लैम्डा एम इज इक्वल टू, जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो बी बाई टी आ जाता है, ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा। बी का वैल्यू फिक्स है, ये कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स है, इस कांस्टेंट के वैल्यू को बोलते हैं 2.9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 केल्विन, मिली केल्विन, सॉरी मीटर केल्विन। दिस इज मीटर, दिस इज केल्विन। पर ये है क्या वो समझो। वीन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक चीज नोट की ग्राफिकली। उन्होंने एक ग्राफ बनाया जिसकी y एक्सिस पर होती है एनर्जी और x एक्सिस पे होता है वो सॉरी वेवलेंथ। उन्होंने क्या किया, बॉडीज को हीट करना स्टार्ट किया, मतलब बॉडी के अक्रॉस के टेम्परेचर बढ़ाने स्टार्ट किए। ये ग्राफ कुछ ऐसा गया।
इसका मतलब क्या है, जब भी आप बॉडी को हीट करते हो तो अभी मैंने बताया बॉडी अलग अलग रेडिएशंस को एमिट कर रही होती है, हर रेडिएशन का वेवलेंथ अलग अलग होता है। तो सपोज करो इस वेवलेंथ के कुछ रेडिएशन एनर्जी एमिट हुई, इस वेवलेंथ की, देखो वेवलेंथ एक्स एक्सिस पे, इस वेवलेंथ की कुछ एनर्जी एमिट हुई, इस वेवलेंथ की कुछ एनर्जी एमिट हुई। सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सी वाली वेवलेंथ की एमिट हुई? ये वाली वेवलेंथ की हुई। ये उन्होंने सपोज करो 1000 केल्विन पर ये ग्राफ बनाया कि उन्होंने एक ऑब्जेक्ट को कितना टेम्परेचर दिया, 1000 केल्विन, और तब ये ग्राफ बनाया। तो ये ग्राफ ऐसा गया जिसमें अलग अलग वेवलेंथ के रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं, बट जो रेडिएशन, जो एनर्जी सबसे ज्यादा एमिट हो रही है वो इस पर्टिकुलर वेवलेंथ की है। इसमें किसी को डाउट मेरे स्टेटमेंट में? थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसलिए मैं स्लो जा रहा हूं, इसलिए मैं पूछता जाऊंगा कि पता लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अभी तक क्लियर है? ओके। हेतवी, परिश्री, सिद्धार्थ, सेल्फी बॉय, सेल्फी नहीं है तो मिरर सेल्फी, जो भी है। यस तो सर। ठीक है। अब वीन्स ने क्या किया, उसने टेम्परेचर को बढ़ाया। उसने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाकर कर दिया 2000 केल्विन। तो ये ग्राफ वापस से जब बनाया तो ये ग्राफ ऐसा बना। मतलब अब जो एनर्जी के रेडिएशन सबसे ज्यादा निकल रहे उसकी वेवलेंथ ये वाली है, मतलब इस वेवलेंथ के रेडिएशन सबसे ज्यादा निकले। ये प्रैक्टिकली ग्राफ बना रहा हूं, मैंने कोई लॉजिक नहीं दिया, मैंने बोला सिर्फ वो बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा बढ़ा के ये ग्राफ बना रहे, एनर्जी रेडिएटेड वर्सेस वेवलेंथ का। सर यस। ये 2000 केल्विन के बाद वो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं कम कर रहे हैं? 2000 के बाद? 1000 के बाद, 1000 से नहीं उन्होंने नहीं, बॉडी, येलो वाले ग्राफ में ही 2000 पे जब पीक आई उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाया या कम किया? मैं समझा नहीं, तू इसी पीक की बात कर रही है? हाँ, उसके बाद, पीक आने के बाद टेम्परेचर हटा दिया? वेट करते नहीं, पूरी बॉडी को एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट किया जा रहा है। तो मैंने बोला फॉर फर्स्ट वो बॉडी 1000 केल्विन पे हीट हुई। अब जब वो 1000 कांस्टेंट केल्विन पे, टेम्परेचर? यस, टेम्परेचर इज कांस्टेंट पूरे कर्व के लिए। बट कर्व में ये क्या देखा कि भाई एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ ये बना, जिसमें इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा एनर्जी निकली। बट जैसे उन्होंने बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा के 1000 से 2000 किया तो अब ये कर्व कुछ ऐसे शिफ्ट हो गया, जिसमें अब आप देख रहे हो सबसे ज्यादा एनर्जी जो बॉडी से निकल रही है उसकी वेवलेंथ ये है। इसके बाद उन्होंने यही चीज वापस की, टेम्परेचर को और बढ़ाया। तो अब इस वेवलेंथ के रेडिएशन सबसे ज्यादा निकल रहे 3000 केल्विन पर। तो कोई रिलेशनशिप दिखता नजर आ रहा है क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको मैं बताता हूं मैक्सिमम वेवलेंथ। आप देख सकते हो इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी मैक्सिमम है। तो फॉर दिस रेड कर्व दिस इज मैक्सिमम वेवलेंथ जिसकी एनर्जी निकले है सबसे ज्यादा। फॉर येलो कर्व जिस एनर्जी के रेडिएशन सबसे ज्यादा निकले उसकी वेवलेंथ कितनी है, ये वाली। तो आप ये देखो ध्यान से कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है जो ये वेवलेंथ है उसका वैल्यू डिस्प्लेस होता जा रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, मैक्सिमम वेवलेंथ का वैल्यू। इसलिए पहली बात तो नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट। वेन्स ने क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या कि जब आप किसी बॉडी को हीट करोगे तो जिस रेडिएशन के, जिस वेवलेंथ के रेडिएशन सबसे ज्यादा एमिट हो रहे होंगे वो वेवलेंथ टेम्परेचर के साथ कम होते चले जाएगी। और यहीं से रिलेशन क्या आया कि ये जो लैम्डा मैक्सिमम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से। ज्यादा टेम्परेचर रखोगे तो वेवलेंथ शिफ्ट होते चले जाती है। इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। मुझे तो ये जब बताया गया था तो सिर्फ ठीक है समझ आया था पर मजा नहीं आया था, पर मैंने फिर पर ढूंढा। सर वही तो, ऐसा थोड़ी ग्राफ होता है कांस्टेंट टेम्परेचर का। कांस्टेंट बता कैसा ग्राफ होता है फिर? ऐसा ऐसा इंक्रीजिंग होना चाहिए, ऐसा या फिर ऐसा। या ना तूने ग्राफ्स पढ़े नहीं है कभी ढंग से। मैंने ना वाई एक्सिस पे टेम्परेचर लिया है ना एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लिया है, तो तू कैसे सपोज कर सकती कि मैं ऐसा और ऐसा ग्राफ बनाऊंगा? तो ऐसा थोड़ी ग्राफ होता है। और बनता है ग्राफ, क्या करूं मैं?
सर पीक के पहले वाली जो लाइन है वो कौन स्ट्रेट होगी? ये मतलब अलग अलग, इस पीक का मतलब क्या है कि एक बॉडी को जब 1000 केल्विन, ये बॉडी है, सपोज करो मेरे ये वाली एक बॉडी है, मैंने इस बॉडी को हीट देना स्टार्ट की और इसका टेम्परेचर कितना करा, कितना हीट दिया, 1000 केल्विन के करस्पॉन्डिंग, मतलब इस बॉडी का मैंने टेम्परेचर कर दिया 1000। अब मैं देख रहा हूं कि इससे रेडिएशंस निकल रहे हैं और वो रेडिएशंस की वेवलेंथ अलग अलग है, सब सेम वेवलेंथ के रेडिएशंस नहीं होते, अलग अलग वेवलेंथ के रेडिएशन है। तो वेवलेंथ वर्सेस एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करते चले गए, तो क्या पाया कि इस वेवलेंथ के रेडिएशन सबसे ज्यादा निकल रहे थे। व्हाट यू विल गेट, उन्होंने क्या बेसिकली इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के रेडिएशन सबसे ज्यादा एमिट हो रहे हैं। फिर उन्होंने टेम्परेचर को बढ़ाया, इसी बॉडी को उन्होंने बढ़ा के क्या कर दिया, 2000 केल्विन। जब 2000 केल्विन किया, वापस से रेडिएशंस तो अभी भी निकल रहे, अलग अलग वेवलेंथ के निकल रहे। फिर ग्राफ बनाया, तो ग्राफ में उन्होंने एक लॉजिक क्या पाया कि जैसे जैसे वो टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, वो वेवलेंथ शिफ्ट होते जा रही है जिसके करस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा एनर्जी निकल रही थी, और इसी को उन्होंने बीम्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बता दिया। मैं इसको प्रैक्टिकली एग्जांपल बताता हूं इसका, तो थोड़ा कनेक्ट कर पाओगे। कभी लोहे को गर्म होते हुए देखा है? मूवीज में, रियल लाइफ में सबसे पहला कलर कौन सा दिखता है? रेड, लाल हो जाता है। पर जब आप उसका और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो क्या हो जाता है? येलो, येलोइश होने लगता है। और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो क्या होने लगता है? ब्लू, आखिर में ब्लू दिखने लगता है, बहुत टेम्परेचर बढ़ाने पर। अब आपको पता है रेड का वेवलेंथ, रेड से वो किधर शिफ्ट हो रहा है? ब्लू की तरफ, और यहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस तरीके से शिफ्ट हो रहा होता है। तो इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि वेवलेंथ सबसे ज्यादा, आपने विबग्योर पढ़ा है, VIBGYOR, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड। रेड की। फिर वेवलेंथ ऊपर जाते जाते कम होते चले जाती है, ऐसा पढ़ा है। तो आप देख सकते हो कि जब टेम्परेचर को कम रखा तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ की ये वाली लाइट निकली। इनवर्सली रिलेट हो रही है ना, जब टेम्परेचर को कम रखा था तो जो सबसे पहला कलर दिखा आपको वो कौन सा था? रेड। पर जब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, तो वेवलेंथ कम हुई। अब कौन सी कलर की लाइट दिखने लगी आपको? येलो। फिर आपने जब टेम्परेचर को बढ़ाया तो आपको अब कौन सी कलर की लाइट दिखने लगी? ब्लू। तो ये जो रिलेशन है प्रैक्टिकली वहां से आया हुआ है। आपको पता है अलग अलग प्लैनेट्स के, अलग अलग स्टार्स के टेम्परेचर ये मेजर कर देते हैं कि भाई इस स्टार का टेम्परेचर -250 डिग्री सेल्सियस है, ऐसा बता दिया जाता है। ये स्टार बहुत गर्म है, इसका टेम्परेचर कितना है? 5000 केल्विन, ऐसा टेम्परेचर है इसका। ये कैसे पता लगता है? उन स्टार से, उन प्लेनेट से जो लाइट आ रही होती है ना, उस लाइट के कलर से पता लगा लिया जाता है कि भाई उसका टेम्परेचर क्या होगा। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल ये होता है। सर एक्यूरेसी कितनी होती है उसमें? एक्यूरेसी यार ये लाइट के डिपेंड करता है। अगर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है तो बात अलग हो जाती है, पर एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट है जिसमें एक से ज्यादा कलर प्रेजेंट है तो एक्यूरेसी पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको शायद नहीं भी बताया, आई डोंट नो, एब्सोल्यूट जीरो मैंने बताया था। क्या था एब्सोल्यूट जीरो? क्या होता था एब्सोल्यूट जीरो? लास्ट क्लास में बताया था या लास्ट टू लास्ट? सर रुको 2 मिनट, याद नहीं है। इट इज द लोएस्ट या लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इस यूनिवर्स में। सबसे कम टेम्परेचर जो पॉसिबल है वो है एब्सोल्यूट जीरो, -273.15 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट क्लास जो हुई थी चैप्टर की, उसमें ये बताया था मैंने, सेशन 1 पॉइंट नंबर 4। सर स्पेस में किसी भी स्टार का नहीं है इतना टेम्परेचर? ये हाँ नहीं है, ये इसके आगे की कहानी बता रहा हूं मैं कि हमारे साइंटिस्ट लोगों ने जो इसके नियर वैल्यू का एक -273.15 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में क्या लिखोगे?
0 Kelvin. 0 केल्विन, मतलब लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो पॉसिबल है इस यूनिवर्स में, जो हमको लगा है वो कितना है? 0 केल्विन। हमने एक जगह ढूंढ, बूमरैंग नेबुला करके एक जगह है जो अर्थ से 5000 लाइट ईयर की दूरी पर है, 5000 लाइट ईयर की दूरी पर है। वो जगह का टेम्परेचर हमने 1 केल्विन के अराउंड देखा है, मेजरमेंट किया है। मतलब अभी भी ये टेम्परेचर तो हमको कहीं का भी नहीं मिला है, बट जो नॉर्मली एक टेम्परेचर मिला है वो बूमरैंग नेबुला करके जगह, ये हमारे बिग बैंग मतलब पूरे यूनिवर्स में की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्स में वहां पर इतना टेम्परेचर मिला हुआ है। आप सोचो 5000 लाइट ईयर्स, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। लाइट ईयर क्या होता है? 1 लाइट ईयर 10 रेज़ टू द पावर अप्रोक्सीमेटली 16 मीटर्स। चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा ये। अरे ऐसे इंटू 5000 करने को बोल रहा हूं, इस डिस्टेंस दूर। अब हमको कैसे पता लगा होगा उसका टेम्परेचर 1 केल्विन के अराउंड है? भाई वहां से लाइट सारी होती है, अच्छे अच्छे जो टेलीस्कोप इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे नासा और ये इसरो, इनके पास वहां से देखा जाता तो है कि सर वो उनसे तो जो कब की लाइट लाइट एमिट हो ट्रैवल चुकी करके होगी? आई है, वो तो बहुत पहले एमिट हो चुकी होगी, तो अभी का एग्जैक्ट बहुत टेम्परेचर तो पहले। नहीं पता होगा ना? हाँ नहीं पता हो, वो तो जो लाइट हमको पहुंची है वो वहां से हमको उतनी इंफॉर्मेशन हम गैदर कर पाए। ठीक है, ऑलराइट, दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लेन, प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे दिया कैसे रिलेट कर सकते हो, और मैथमेटिकल भी दे दिया। ये तो प्रैक्टिकल ग्राफ था जो बनाया था वीन्स ने, पर आपके सिलेबस में बहुत कुछ है नहीं, इसलिए ज्यादा कुछ डीप में जाने की जरूरत भी नहीं। सर यस सिद्धार्थ। सर वैसे तो फिर हम लोग अपने सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उसका टेम्परेचर निकाल सकते हैं ना, बस तो निकाल के टेलीस्कोप। रखे हुए हैं, गूगल पे सर्च मार, अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर सबके मिले हुए हैं हमें। अबे सन का टेम्परेचर तुझे कैसे पता लगता है? सन पे जाके थर्मोमीटर लगाया था? नहीं नहीं, तो वहां से भी निकलने वाली जो व्हाइट लाइट है उससे हम उसका टेम्परेचर मेजर करते हैं एनर्जी से। बोलो। ओके सर। ठीक है, इतनी कुछ बोल रही थी। हाँ सर, मैं जैसे विद्या बोल रही थी कि सबके सरफेस टेम्परेचर पता है। हाँ वेरी गुड, सबके पता है। और वो टेम्परेचर अब तुमसे कोई पूछे ना कैसे मेजर करते, तो बताओ भाई, वहां से जो लाइट्स आ रही है उन लाइट्स की वेवलेंथ से हमको उनका टेम्परेचर, मतलब बेसिकली हमको तो लाइट ही पहुंच रही है वहां से, वो लाइट से ही हम उसका टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं, और वो ये भाई साहब का देन है। चलो भाई, चैप्टर नंबर 11 की हो गई समाप्ति। छोटू सा सर चैप्टर। 5 मिनट का ब्रेक तो दो, नया चैप्टर 10 चालू बजे करने से आके पहले। शर्म नहीं आती तेरे को? 5 मिनट का ब्रेक मांगती है तो और मुझसे। लीना मैम देते हैं ब्रेक नया चैप्टर चालू करने से पहले, वरना मैं नेक्स्ट क्लास में करना। बहुत गंदा बच्चा हूँ, तुमको पता नहीं है। मैं ब्रेक देने में बहुत खराब। तू 9:30 आती ना, मैं देखो 20 मिनट्स का ब्रेक देता। 9:30 आई तो मुझे पता ही नहीं था। सर हमारा मैं क्या? सर मैं रात हाँ को सर, 11 बजे हमको सो आने जाती हूँ। आपने सर 12 बजे मैसेज रखा था, हम मेरे कैसे को सीन तो हमारा। मॉर्निंग में आया था, मॉर्निंग में सीन याना का दिख रहा था। वो मैंने थोड़ी सीन किया था, मम्मी सीन करती है। तो फिर मम्मी को बोलो, मम्मी बताओ तो सही हमें। अब मैं क्या करूं, मुझे याद आया कि नहीं, अगर तुम रेडी हो 14 को आने के लिए थर्सडे को, तो मैं रख देता हूँ क्लास मॉर्निंग में। ऐसा क्या थोड़ी प्रॉब्लम होता है? है सर, प्लान एक कर। तो दिन मिलता है हमको, आकाश में भी मार छुट्टी मिलती है, तो फिर हमको 1-2 दिन तो जरा। सर ये कंगना रनौत जैसे बोलने लग जाती थोड़ी सी। सर अगर आप बैड बॉय हो तो फिर सर हम भी कम नहीं है, हमसे तो ले मेरी जाएंगे। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, ये एक ही दिन तो मिलता है। ठीक है भाई, इसलिए तो 30 मिनट्स बुलाया था सिर्फ एक्स्ट्रा। चलो ठीक है, मेरे को सिर्फ 12.1 ही कंप्लीट करना है आज। 12.1 कंप्लीट करने में कोई बहुत ज्यादा टाइम मुझे लगने नहीं वाला है, क्योंकि ये सब चीजें आप आधी से ज्यादा थोड़ी थोड़ी पढ़ के ही आ चुके हो। तो 10:40 पे स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट का टाइम। कितने करा हुआ। याना, तो टाइम पे आती तो 5 मिनट तू एक्सपेक्ट कर रही थी, आधे घंटे लेट आई तो मैं कम से कम 3 मिनट तो कम करूंगा। सर थोड़ा और कम कर दो ना, और कम कर दो ना सर, 30 नहीं, सेकंड में आ जाते हैं अपन। बस तू भी मत बोल 20 मिनट तू भी लेट है। देखो अभी 10 मिनट एक्स्ट्रा बिठाऊंगा। अरे यार
सर ये चैप्टर कंप्लीट होगा बाद में इसका भी हो तो क्लास होगा ही ना, कौन सा वाला? वो कौन सा क्लास? रिवीजन क्लास। रिवीजन रिवीजन हम देखो, जितना लेट तुम्हारा एग्जाम उतना ज्यादा तुम्हारा रिवीजन। ये भाई रिलेशनशिप हमारा में। कहाँ एग्जाम है, ये हम गुजरात बोर्ड वाले। अच्छा तू अकेली गुजरात बोर्ड की, ये लोग नहीं है गुजरात बोर्ड के। हाँ तो तेरा तो हो जाएगा, तेरा तो भाई जून में एग्जाम गुजरात है। बोर्ड ही है सर। अच्छा कैवल भी अभी रिसेंटली ज्वाइन हुआ है, तो तुम्हारे तो एग्जाम में बहुत टाइम है। तुम तो हर पूरे सिलेबस एक एक बार रिवाइज कर सकते हो खुद से और हेल्प लेके। जून में आधा 11th खत्म हो जाता, तब तो तुम्हारा 10th वो सॉरी आधा 12th आ जाता है, तब तो तुम्हारा 11th चल रहा होगा। और 12th कब से शुरू होगा? अप्रैल? मोस्टली 15 मार्च के अराउंड। इतने जल्दी? हाँ हर साल इतना जल्दी करना जल्दी नहीं है, नॉर्मल टाइम है। तुमको क्या एक्सपेक्ट करते हो तुम कि अगले साल का सेशन तुम्हारा डिले होने वाला है? नहीं होगा। तो जिसको ये अभी खुशी मिल रही है ना कि यार जल्दी से खत्म हो जाए, लेट स्टार्ट होगा, 12th तो बाद में पढ़ेंगे, आपको उतना ही कम टाइम मिलने वाला। अब सोचो मैं तुमको थोड़ा एक्सपीरियंस करवाता हूँ। 11th पता है सर, हमको सच्चाई से ऐसा मत करो। तुम एक लॉजिक लगाओ, 11th तो तुमने देख लिया ना कितना बड़ा है 10th के कंपैरिजन में, आइडिया लग चुका है अभी तो। हाँ सर। अब सोचो 10th स्टैंडर्ड वालों के जो बोर्ड एग्जाम है वो मई में स्टार्ट होके जून में खत्म होते हैं, और कोई बच्चा जुलाई में 11th स्टैंडर्ड चालू करता है, जुलाई अगस्त में। क्या कर पाएगा वो? तुमको तो पूरी 11th तुमने देख ली क्या हालत है 11th की। इसलिए हमने उनको भी उनकी बोर्ड एग्जाम से पहले अभी हाल हेड स्टार्टिंग बैच चालू किया है कि भाई 2 चैप्टर तो कम से कम आपको मार्च तक कंप्लीट करके रखने हैं 11th के, फिर आप बोर्ड्स पे पूरा ध्यान देंगे। बट अगर आपने नहीं किया तो ना कॉमर्स वालों के सिलेबस कंप्लीट होंगे ना साइंस वालों के कंप्लीट होंगे। आपको लगता है जून में अगस्त में स्टार्ट करने पर, जुलाई में स्टार्ट करने पर आप 11th का सिलेबस कंप्लीट कर लो? नॉट पॉसिबल। तो इसलिए ये डिसएडवांटेज भी है। मतलब बोर्ड में आपको एडवांटेज मिला वो अच्छी बात है, बट नेक्स्ट क्लास के लिए डिसएडवांटेज है वो, क्योंकि टाइम मुझे नहीं लगता इस साल तो साला तुम्हारा टाइम पीछे नहीं किया 11th वालों ने। तुम्हारा तो चलो गुजरात बोर्ड ने कर दिया, ये सीबीएसई वालों के तो डिले ही नहीं करे उन्होंने, मार्च फेब में एग्जाम ले रहे सब, तो अगले साल भी नहीं होने वाला। कैसा बेचारों का 11th निकलेगा जो करंट 10th में अभी हालत टाइट हो जाएगी उनकी। इसलिए उनको ऐसा ना हो, इसलिए हमको थोड़ा सा 2 चैप्टर अगर पहले से करके रखेंगे तो थोड़ा सा वो यूज टू हो जाएंगे। तो हम एक 2 महीने का उनको भी प्लान बना के देंगे, 21 जनवरी से 21 मार्च तक। मई में एग्जाम है, उसके बाद सफिशिएंट टाइम है, और अभी भी हमारा रिवीजन तो चलता रहेगा हफ्ते में कम से मैंने कम। सर ऐसा पढ़ा था, मतलब ऑफिशियली अभी आकाश से बोला तो नहीं है, बट मैंने ऐसा पढ़ा था, इनसाइड इंफॉर्मेशन, 12th मार्च से आकाश अपने ऑफलाइन क्लासेस चालू कर रहा है। मार्च तक अगर पॉसिबिलिटी हुई तो सबको थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, पूरा नहीं कर सकते अभी। नहीं वो पूरा ही कर रहे हैं, पूरा नॉर्मल। तो आप लोग तो वैक्सीन भी आ जाएगी ना 16 जनवरी से। वैक्सीन आने के बाद, वैक्सीन जब तक पूरी नहीं लगती। अभी हाल आप एक भी करना इंस्टीट्यूट सर। है पालरी में, अभी एक जनरली कल मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया पे एक न्यूज पढ़ा, पालरी में एक। चलो चैप्टर 12 है थर्मोडायनेमिक्स। कोई मीनिंग बताएगा थर्मोडायनेमिक्स का? क्या होता है थर्मोडायनेमिक? थर्मो का मतलब हीट की मोशन। हाँ सही बोल रहा है, हीट। एंड डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। तो बेसिकली इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड वाइस वर्सा। कैसे हम हीट एनर्जी का मोशन करवाकर उससे काम करवा सकते हैं, उससे वर्क में कन्वर्ट करवाया जा सकता है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। अब ऐसा मैं बोल रहा हूं पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि 12.3 आपके सिलेबस से चला गया है और ये सब उसमें पढ़ा जाता है। तो अभी सिर्फ हम जानेंगे हीट और एनर्जी को एक बॉडी पे मैक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ेंगे कि बॉडी का हीट क्या है, बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा। प्रोसेसेस को पढ़ेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल। बड़ा इजी चैप्टर है ये वाला। केमिस्ट्री का थर्मो आपको भले ही खराब लग सकता है, क्योंकि मुझे लगता था, बट फिजिक्स का थर्मो खराब नहीं है, फिजिक्स का इजी। और केमिस्ट्री का इजी लगा तो फिजिक्स तो पपलू है, फिर इजी पीजी। चलो सर किसने कहा केमिस्ट्री का इजी है? मैं बता रहा हूँ कि अगर इजी लगा तो, अदरवाइज तो ये तो फिजिक्स वाला तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो अब ठीक। चलो ये, अब मैं देखो तुमको अपने आप आंसर पता लगते जाएंगे। इस पूरे यूनिवर्स के जिस पार्ट की हम स्टडी कर रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं?
केमिस्ट्री में बताया होगा ना, इस यूनिवर्स के जिस पार्ट की स्टडी, यस सिस्टम, सिस्टम, अच्छा ऐसा। ऐसा इस यूनिवर्स के जिस पार्ट की हम स्टडी करेंगे उसका नाम रख दिया हमने सिस्टम, और इसको छोड़ के बाकी सब सराउंडिंग पता है आपको? सराउंडिंग। अब बोलो टफ था क्या ये? ऐसे ही चलेगा चैप्टर। अच्छा, सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करने वाली क्या होती है? बाउंड्री। बाउंड्री वॉल्स, वेरी गुड। और ये कितने टाइप की होती है? 3। ठीक है भाई, मेरे को 2 पता है, तीसरी बता दो। का चला का गया सिद्धार्थ 3 बोल के? भाग नहीं सकता तू। अरे सर जबान फिसल गई थी। अच्छा, स्लिप ऑफ टंग, टंग ऑफ स्लिप, ऐसा। ठीक है भाई। सो 2 तो बता, जबान फिसली थी तीसरी वाली में, 2 में थोड़ी ना फिसली थी। 2 नाम फिर बता मुझे। ओपन क्लोज और दूसरा तो था। ये चीटिंग सर करता है। कंडक्टिंग कंडक्टिंग एंड नॉन नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग। थोड़ा अब अच्छी लैंग्वेज में उसको बोलता हूँ, ये तो बेसिक एक था लैंग्वेज होती है। एडियाबेटिक और दूसरा नहीं है। डायथर्मिक। डायथर्मिक सर। एक होती है डायथर्मिक वॉल्स, जिसको आप नॉर्मली समझने के लिए बोलते हो कंडक्टिंग, और एक होती है एडियाबेटिक वॉल्स। एडियाबेटिक वॉल्स, देखो स्पेलिंग संभाल लेना, एडियाबेटिक वॉल्स, और वो होती है इंसुलेटेड या नॉन कंडक्टिंग। अब केवल भाई साहब ने बीच में एक स्कैम किया था अभी यार, मेरे को केवल ने क्या किया, डायथर्मिक और एडियाबेटिक की जगह कुछ और बोला। तो वो जो इसने बोला वो क्या होते हैं, किसी ने सुना था? ओपन और क्लोज सिस्टम होता है। वो सिस्टम के टाइप्स हाँ होते हैं। सर। हाँ वो 3 होते हैं, याद आया। एक होता है ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम होगा। एक होता है इंसुलेटेड, और एक होता है हाँ। क्लोज्ड। ओके। अब कौन कौन डिफाइन करेगा मुझे ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, इंसुलेटेड? ओपन बताओ भाई। परिश्री ओपन सिस्टम के बारे में क्या बोलना चाहेगी तू? हाँ सर। ओपन सिस्टम में क्या होता है परिश्री? वो एनवायरनमेंट से कनेक्टेड होता है। बड़ा कनेक्टेड है, बड़ा फ्रेंडली है, मैं समझ गया था। बट फिजिक्स में और क्या है? फ्रेंडली तो है, ये बंदा बड़ा फ्रेंडली है। सर वो एनर्जी और मास एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड सकते हैं। मास होता है सर। ओपन सिस्टम में इट एक्सचेंजेस बोथ एनर्जी एज वेल एज मैटर, जिसको आप मास वर्ड यूज कर रहे हो, मैटर। एनर्जी भी सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकती है, सराउंडिंग की एनर्जी सिस्टम में आ सकती है, और मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है। सिंपल सी चीज बोलूं, एक कंटेनर के अंदर पानी गर्म कर दो, ओपन कंटेनर, सिस्टम की एनर्जी सराउंडिंग में भी जा रही, सराउंडिंग की सिस्टम में भी आ रही है, और ज्यादा गर्म करोगे तो एवोपरेट होके मैटर भी गायब हो जाएगा उसका। ऐसे कभी चाय बनाई? चाय कभी तो बनाई होगी, आती है? नहीं आती? आती होगी तो पता लगेगा। पानी 1 कप डालोगे, थोड़ी देर ज्यादा गर्म कर दिया पानी को, तो पता लगता है पानी कम हो जाता है, आखिर में चाय कम पड़ जाती है। ज्यादा गर्म नहीं करने का, मतलब ठीक है बता रहा हूँ सिर्फ। बाकी क्लोज सिस्टम में उसमें एनर्जी मास होता है, एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती। नहीं, एनर्जी एक्सचेंज होती है, मास नहीं होती। इट एक्सचेंजेस ओनली एनर्जी, मास नहीं होता है सराउंडिंग से एक्सचेंज, वो उसके अंदर ही रहेगा। बाकी सिर्फ एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में, सराउंडिंग से सिस्टम में आ सकती है। आने जाना एनर्जी को परमिशन दिया गया है भाई, इसके लिए तो परमिशन रोक दी गई, मैटर को कोई परमिशन नहीं बाहर जाने की। आप प्रेशर कुकर ले सकते हो, प्रेशर कुकर से एनर्जी अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जा सकती है, बट मैटर तो अंदर के अंदर ही रहेगा। पानी एवोपरेट होकर ऊपर ही जाएगा और वापस से नीचे आ जाएगा, पर जा नहीं सकता है बाहर। ये भाई साहब तो अलग ही स्वैग में है। सर 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 यस सिद्धार्थ, सर सीटी सर 1 मिनट। हाँ वो बताऊंगा सर, बट आपने बोला मैटर। नो सिटी नहीं मानने की। यहाँ पे पहले ये बता, इंसुलेटेड में सर एनर्जी एंड मैटर दोनों का एक्सचेंज नहीं होता है। अब सर क्वेश्चन पूछूं मैं? इट एक्सचेंजेस नाइदर एनर्जी नॉर मैटर। जिस सिटी की तो बात कर रहा है वो सिटी रखी जाती है थोड़ा प्रेशर को रिलीज करने के लिए, बट वो एक एग्जांपल हो सकता है क्लोज सिस्टम में।
सर बट उसमें फिर वो वेपर्स बाहर आते तो मैटर का तो हुआ ना। जगह दी ना प्रेशर को रिलीज करने के लिए, बट मैं सिटी हटा देता हूँ, मैं ऊपर से पूरा कवर कर देता हूँ। अब बोल उसकी तो बोल सकते हैं उसको, बट सिटी में तो इतना फिर ऐसा दिल पे नहीं लेने का कि सर सिटी है, हाँ मैं चलेगा। समझ रहा था। समझ गया ना अब तू? हाँ सर। ठीक है, तो ये आपका मैंने ऑलमोस्ट पेज नंबर 1 की रामायण बता दी है शॉर्ट में, जो आपको पढ़ने में काम आएगी, एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, पढ़ने में काम आएगी। अब आता है पेज नंबर 2 की कहानी, 182 पेज पे, थर्मल इक्विलिब्रियम। ये थर्मल इक्विलिब्रियम वर्ड मैंने पहले भी यूज किया हुआ है चैप्टर नंबर 11 में। क्या होता है थर्मल इक्विलिब्रियम? टेम्परेचर इक्विलिब्रियम। यस, मतलब जब दो बॉडीज विच आर हैविंग टेम्परेचर डिफरेंस, अगर उनको आप करेक्ट कर दो तो एक बॉडी की तो हीट एक्सचेंज कर देंगे। दूसरी बॉडी में फ्लो करना स्टार्ट कर देती है, मतलब एनर्जी ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। कब तक? जब तक दोनों बॉडीज के टेम्परेचर सेम ना हो जाए, और जब वो सेम हो जाते हैं तो हम बोलते हैं सिस्टम किस में जा चुका है? थर्मल इक्विलिब्रियम में। बट जब सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है तो सिर्फ कौन सी क्वांटिटी चेंज सेम हो चुकी होगी? टेम्परेचर। अगर इनिशियली इसका प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, तो हो सकता है फाइनली ऐसा कुछ होने के बाद कुछ भी सिस्टम हो, प्रेशर चेंज होके P2 भी हो सकता है, वॉल्यूम चेंज होके V2 भी हो सकता है। अगर मैंने वर्ड सिर्फ यूज किया है थर्मल इक्विलिब्रियम, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर के अलावा बाकी सबको चेंज होने की परमिशन है। टेम्परेचर सेम हो जाएगा जब बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में होती। फिर आता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पढ़ो और मुझे बताओ क्या होता है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, चलो चलो फटाफट फटाफट। थर्मोडायनेमिक के लिए पॉइंट नंबर 7 की मैं बात कर रहा हूं, क्या होता है। अच्छा, एक चीज इसको पढ़ने के पहले मैंने आपको बताई नहीं, वो भी बता देता हूं, डिस्कस कर लेता हूं। मैंने आपको ये तो बोला कि इस यूनिवर्स के जिस पार्ट की हम स्टडी कर रहे होते हैं उसको हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोल देंगे, पर उस सिस्टम में हम किस किस पैरामीटर की स्टडी करेंगे? तो उसका प्रेशर क्या है, उसमें वॉल्यूम क्या होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, उस सिस्टम के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, ये सब पढ़ रहे होते हैं हम सिस्टम में। तो इन सबको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? थर्मोडायनामिक वेरिएबल। यस, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स। इनकी चेंज हो रही होती स्टेट। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, नंबर ऑफ मोल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो आप सिस्टम में पढ़ रहे होते हो, जिस सिस्टम के पैरामीटर्स को, उनको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स। अब जा सकते हो कि भाई थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। सर वंस मोर, समझ नहीं आया। मैंने समझाया थोड़ी ना, पूछा है। मैं तो पूछ रहा हूँ कि पॉइंट नंबर 7 की थर्मोडायनेमिक उसके पहले इक्विलिब्रियम वाला जो समझाया वो नहीं आया ऐसा। अरे यार सिद्धार्थ, ये पता है सिस्टम क्या होता है? हाँ सर। क्या होता है सर सिस्टम मतलब जिसको हमने कंसिडर किया, जिसके थ्रू एनर्जी एंड मैटर एक्सचेंज होगा। सिस्टम जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। जैसे जिस Yes, रूम में sir. आप बैठे हो, अगर इस रूम के मॉलिक्यूल्स की मैं स्टडी कर रहा हूं, तो ये आपका रूम क्या हो गया? सिस्टम। आपके बाहर का एरिया सब कुछ क्या हो गया? सराउंडिंग। और बाहर से आपके रूम को अलग करने वाली क्या है? वॉल्स, वो होती बाउंड्री वॉल्स। तो अब जब मैं बोल रहा हूं कि ये तुम्हारा रूम तुम्हारा सिस्टम है, तो क्या रूम की दीवारों की स्टडी करोगे, बाउंड्री वॉल्स की? नहीं, रूम के अंदर होगा क्या? मॉलिक्यूल्स, गैस Okay, मॉलिक्यूल। sir. तो उनका टेम्परेचर भी होगा कुछ, उनका प्रेशर हाँ भी होगा, उनका कुछ वॉल्यूम भी होगा, उनकी इंटरनल एनर्जी होगी, उनके नंबर ऑफ मोल्स भी होंगे। तो बेसिकली इन सबको कलेक्टिवली बोला जाता है थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स। सबको मतलब जितने भी प्रेशर इज वन ऑफ द Okay, sir. थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल, वॉल्यूम इज वन ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल। ये स्टेट वेरिएबल्स है जिसकी स्टडी हम कर रहे होते हैं सिस्टम के अंदर। Okay, sir. अब मैं पूछ रहा हूँ कि भाई थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? पढ़ के बता सकते हो, इजी है। सर उसमें जो थर्मोडायनामिक
बोलो स्टेट वेरिएबल नहीं चेंज करते टाइम के साथ। हाँ, मतलब ना प्रेशर का वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ना वॉल्यूम का वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ना टेम्परेचर का वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अगर किसी भी थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल का वैल्यू चेंज ना हो टाइम के साथ, सब कांस्टेंट है, तो हम बोलते हैं वो सिस्टम किस में है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। बोलो क्या टफ था ये? कुछ पता लगा परिश्री? तेरा टेडी बियर तो फुल हाँ एंजॉय। सर। ओके, अब आता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पढ़ा है इससे पहले जीरोथ लॉ? बड़ा इजी लॉ, मैथ्स में सिखाया जाता था। अगर ए का वैल्यू बी के बराबर है, बी का वैल्यू सी के बराबर है, तो ए और सी के वैल्यू भी बराबर होंगे। बस यही है जीरोथ लॉ। इतना ही याद करना है इसके अंदर कि अगर एक सिस्टम है, सपोज करो यहां पर मैंने इंसुलेटेड वॉल्स लगा दी है, मान लो इंसुलेटेड वॉल्स है, हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती, ये ए है ये बी है, और नीचे मैंने रख दिया एक सिस्टम सी, ये कंडक्टिंग वॉल्स है, इससे हीट आ जा सकती है। तो जीरोथ लॉ क्या बोलता है, अगर ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब ए और सी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। अगर ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बी और सी का टेम्परेचर भी सेम हो जाएगा। तो वी कैन से तो ए दैट और बी का भी सेम हो जाएगा। yes, A and B are also in thermal equilibrium with each other. This is zeroth law of thermodynamics। और ये बताता है कि जब सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं तो उनकी कौन सा वेरिएबल सेम हो चुका होता है, टेम्परेचर। सबके टेम्परेचर सेम होते हैं, इजी पीजी। It says that if two system A and B are separately in thermal equilibrium with the third system C, then A and B are also in thermal equilibrium with each other। बस इतना ही याद रखना है। इसके बाद आता है जीरोथ लॉ के बाद कौन सा लॉ आता है? सर लॉ नहीं है, सब इंटरनल एनर्जी एंड मोड्स अबे ऑफ मैंने बोला आता कौन सा लॉ है, एनर्जी नोट्स ऐसा में सब। क्या देख रहा है? मैं जो बोल रहा हूँ उसकी बात सुन। जीरोथ लॉ के बाद लॉ कौन सा आता है? फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, जिसके अंदर तीन फिजिकल क्वांटिटीज की बात हो रही होती है। एक होती है डेल्टा क्यू, एक होती है डेल्टा यू, और एक होती है डेल्टा डब्ल्यू होती है। तो इस लॉ को समझने से पहले इन तीनों क्वांटिटीज को हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 9, 10, 11 के अंदर, जिसमें से हीट और वर्क के बारे में मैं डिटेलिंग नहीं दूंगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 11 में मैंने हीट के बारे में भर भर के बताया स्टार्टिंग में। वर्क तो चैप्टर 6 से पढ़ते आ रहे हैं। मेन पॉइंट जो पढ़ने वाला है वो है इंटरनल एनर्जी, जिसके बारे में भी मैंने आइडिया दिया, डेफिनेशन लिखवाया था। किसी के पास लिखा हुआ है इंटरनल एनर्जी का डेफिनेशन चैप्टर 11 का? 11 में नहीं किया था हमने, पहले किया था इंटरनल। मैंने चैप्टर नंबर 11 में करवाया है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यस, अब आपकी क्लास में लिखवाया है या नहीं लिखवाया वो आप बता सकते सर हो। उतना ही लिखा है। लिखवाया है? हाँ इतना लिखा है, काइनेटिक एनर्जी प्लस मतलब मैंने पोटेंशियल बताया है। हाँ ठीक है, हाँ। सही है, ये पता होना चाहिए। देखो, मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है, और इन्हीं मॉलिक्यूल के पास ड्यू टू अट्रैक्शन एंड रिपल्शन या ना और कौन सी एनर्जी होती है? हाँ मेरे को याद आया, मेरे को याद आया। हाँ देखो, फिर जब वो ट्रांसफर हो जाती है तो उसको हीट एनर्जी बोलते हैं। हाँ आ गई थोड़ा सा। ना, पता लगा ना। मतलब एग्जाम टीचर भी लगता है सर आपने पढ़ाया ही नहीं है। हाँ पर थोड़ा टाइम तो लगता है ना पुराना डॉक्यूमेंट खुलने में। ठीक है, खुलना इज इम्पोर्टेंट, टाइम तो चलो वेरिएबल है। डॉक्यूमेंट अगर फाइल ही कोई गलत हो तो प्रॉब्लम हो जाए। तो अब सर सभी को रैम कम हो तो हर मोबाइल स्लो होता है। अरे आजकल तो सब रैम, अच्छे रैम वाले मोबाइल चलते हैं सिद्धार्थ। तो एचपी को बोर कर रहा है, एचपी देखो आके निकाल के मारेगा, क्या बोल रहा है ये? ऐसे स्कूल में हूँ मैं, इसके साथ स्कूल ठीक है, पॉइंट ये थी। अब पॉइंट पर आ जाओ सब, कि हर गैस मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है, और ड्यू टू अट्रैक्शन एंड रिपल्शन उनके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, और उन्हीं के सम को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी। अब ये इंटरनल एनर्जी के कुछ प्रॉपर्टीज होती है,
वो आपको पता होनी जरूरी है। तो पहली इंटरनल एनर्जी की जो प्रॉपर्टी है वो है इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। पता है स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? पता तो होने चाहिए। आपने स्टैंडर्ड 11th चैप्टर 6 में भी पढ़ा है और केमिस्ट्री में तो आता ही है। स्टेट फंक्शंस ऐसे फंक्शंस, ऐसी चीजें जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करे, पाथ पे डिपेंड नहीं करे, उनको स्टेट फंक्शन बोलते हैं। याद आया क्या? वो डॉक्यूमेंट खुला, कंजर्वेटिव फोर्सेस में हमने पढ़ा था कि जो वर्क डन होता है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसी फोर्सेस के वर्क डन को हम बोलते हैं, मतलब ऐसी फोर्सेस को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, जिनका वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे। सेशन 6.1 पेज नंबर 2 टॉप पे पहला डेफिनेशन, फिर आया था नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस और फिर आया था वर्क एनर्जी थ्योरम और सेशन खत्म हो गया था। 2 पेज का सेशन था बस। ओके, तो स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है कि इंटरनल एनर्जी, सिस्टम की इनिशियल इंटरनल एनर्जी U1 है, फाइनल सिस्टम इंटरनल एनर्जी U2 है। अब ये U1 से U2 ऐसे गई हो, ऐसे गई हो या ऐसे गई हो, फर्क नहीं पड़ता है। हमें फर्क किससे पड़ता है कि इनिशियल क्या थी, फाइनल क्या है, वो कैसे अचीव हुई हो, फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसको बोलते हैं हम स्टेट फंक्शन। कोई डाउट? फिजिक्स में हमेशा चेंज का इंपॉर्टेंट हर जगह ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एब्सोल्यूट क्वांटिटी। मतलब मैं आपको बोलूं कि डेल्टा U इज मोर इंपॉर्टेंट देन जस्ट U1 या U2। इसको समझो, इसको क्यों मैं बता रहा हूं। इसको समझने के पहले एक चीज मुझे बताओ, अगर इंटरनल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम है और मैं मॉलिक्यूल्स के अक्रॉस का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, तो क्या ये दोनों ही बढ़ेगी? रैंडम मोशंस होंगे, भागदौड़ मचेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो मैं बोल सकता हूं ना कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इंटरनल एनर्जी सिस्टम की बढ़ती होगी और टेम्परेचर को कम करने पर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हो जाती होगी। तो एक चीज जब आपको अपनी डॉक्यूमेंट, मेमोरी डॉक्यूमेंट में सेव कर लेना है, सिर्फ इंटरनल एनर्जी को चेंज कराने के लिए कौन सा पैरामीटर इन्वॉल्व होगा? टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर सिस्टम का बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। टेम्परेचर सिस्टम का कम होगा तो इंटरनल एनर्जी घटेगी। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो वो भी कांस्टेंट सेम रहेगी। रहेगा। ये 2 सेशन के लिए ब्रह्मास्त्र मैंने तुमको दिया इंटरनल एनर्जी के लिए। याद रखना, अगर मैं बोलूं सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, बताओ इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना होगा? 0। वेरी गुड, क्योंकि अगर इधर भी टेम्परेचर T1 होता और यहाँ पे भी टेम्परेचर T1 ही होता तो U1 का वैल्यू U2 के बराबर ही होता। तो डिफरेंस कितना होता? 0। अब इस पर आता हूं कि क्यों चेंज इंपॉर्टेंट है। सपोज करो मैंने 2 पॉइंट की मुझे इंटरनल एनर्जी पता है U1 U2 और मैंने डिफरेंस निकाला और ये डिफरेंस कैसा आया? पॉजिटिव। बताओ सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा है या कम हुआ? बढ़ा। कैसे पता लगा ये सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा है? वो हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था। अबे अभी मैंने बताया थर्मोडायनेमिक्स छोड़, अभी तो मैं बता रहा हूं कि अगर U1 है तो ये पता गया, T1 टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग हाँ। कुछ एनर्जी होगी, U2 है तो T2 टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग कुछ इंटरनल एनर्जी है। और अगर U2 माइनस U1 करने पर डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, मतलब U2 बड़ी होगी। और U2 बड़ी कब हो सकती है? जब उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ज्यादा हो। तो आपको सिस्टम के बारे में क्या आइडिया लगा कि इधर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हुआ है इनिशियल से फाइनल स्टेट में जाते वक्त। दूसरा, अगर ये डिफरेंस नेगेटिव आता तो सिस्टम का टेम्परेचर कब ज्यादा होता? इनिशियली कि फाइनली? इनिशियली, मतलब सिस्टम का टेम्परेचर कम हुआ है। इससे मुझे ये पता लग जाता इस केस में हीट ट्रांसफर हुई है या हीट को निकाला गया है।
निकाला गया है। इस वाले पार्ट में जब सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा है तब सिस्टम को हीट मिली है कहीं से या उसकी हीट निकाल ली गई है? मिली है कहीं से। अरे मिली है। टेम्परेचर अगर मैं हीट दूंगा तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। हाँ। तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि हीट सिस्टम को कहीं से मिल रही है, तभी टेम्परेचर बढ़ा, तभी इंटरनल एनर्जी बढ़ी है। और अगर उसका टेम्परेचर कम हुआ है मतलब उसकी सिस्टम की हीट निकाल ली गई है। तो इतनी सब चीजें आप आंसर कर पा रहे हो डेल्टा यू की हेल्प से बस। बट अगर मैं आपको बोल देता, मुझे नहीं पता इनिशियल स्टेट क्या है, इनिशियल इंटरनल एनर्जी क्या है, अभी हाल ये यहां पर है, अब बताओ टेम्परेचर बढ़ा है या कम हुआ है? आपको क्या पता टेम्परेचर बढ़ा है या कम हुआ है? हो सकता है ये यहां से यहां पर आई हो तो टेम्परेचर कम हुआ होगा, या हो सकता है ये यहां से यहां गई हो तो टेम्परेचर बढ़ा होगा। मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट पर अगर मैं आपको टाइम पर इंटरनल एनर्जी बता दूं तो उससे आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं मिल सकती। अगर आपको अपनी इंफॉर्मेशन यूजफुल बनानी है तो आपको किसी दो पॉइंट्स के बीच का डेल्टा यू पता होना जरूरी है। तो आप बता सकते हो टेम्परेचर बढ़ा है या कम हुआ है, हीट सप्लाई हुई है या हीट उससे निकाली गई है, वर्क डन ऑन दी गैस हुआ है या वर्क डन बाय दी गैस हुआ है, ये भी पता लग जाएगा। समझ आया ये वाला पार्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ डेल्टा यू। अच्छा एक चीज बताओ, मैंने ये तो बता दिया कि u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, बट एट द सेम टाइम इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम फॉर द गिवन मास। अब सपोज करो मैंने कुछ आइस ली, आइस ही है, मैंने उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो इंटरनल एनर्जी बढ़ी होगी। बट क्या चांसेस नहीं कि टेम्परेचर बढ़ाते वक्त उसका फेज भी चेंज हुआ होगा और वो कुछ अमाउंट उसका लिक्विड में भी कन्वर्ट हुआ होगा? अब लिक्विड के मॉलिक्यूल सॉलिड के मॉलिक्यूल से दूर होते हैं, तो सेम अमाउंट आइस का जो था उसका वॉल्यूम कम था, बट लिक्विड ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखता है आइस से सेम अमाउंट में। और अगर उस वॉल्यूम को हीट करके वेपर में कन्वर्ट कर दूं तो फिर गैस मॉलिक्यूल तो सेम अमाउंट के ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखेंगे, पूरा कंटेनर का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा। तो बेसिकली एक रिलेशन क्या मिलता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी तो बढ़ती है, वॉल्यूम भी तो बढ़ रहा होता है। सॉलिड से लेके गैस में अगर वो कन्वर्ट हो गया तो गैस ज्यादा वॉल्यूम रखती है एज कंपेयर टू सॉलिड। तो ये तीनों एक दूसरे से प्रोपोर्शनल है। पता लगा ये? एंड लास्ट प्रॉपर्टी, आइडियल गैस। पता है इन आइडियल गैस व्हाट इज द force of attraction and repulsion between the molecules? Is there any force of attraction and repulsion between the molecules of an ideal gas? No. आइडियल बोलने के पीछे का रीजन ये होता है कि एक आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स प्रेजेंट नहीं होता है। अगर अट्रैक्शन और रिपल्शन का फोर्स प्रेजेंट नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी आइडियल गैस के लिए क्या हो जाएगी? जीरो। तो सिर्फ आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी किससे निकाली जाएगी? मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी से। चलो मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, पूरे पॉइंट नंबर प्रॉपर्टीज के वो चारों रीड कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो उसमें। सर कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं? पॉइंट नंबर 9 सिद्धार्थ, नोट्स को बैठो, उसमें इंटरनल एनर्जी का हेडिंग है, उसमें मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाई है। क्लास में ही हम पॉइंट नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो रिवीजन के वक्त तो चैप्टर ही गायब हो जाएगा। एप्लीकेशन बेस्ड के अगर आंसर्स करने हैं स्मार्टली तो आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए, तो आपको याद रहेगा। आउट ऑफ लिक्विड सॉलिड एंड गैस किसकी इंटरनल एनर्जी सबसे ज्यादा होती होगी? सॉलिड। सोच लो। गैस।
इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? काइनेटिक प्लस काइनेटिक एनर्जी पे। पोटेंशियल, और एंड सबसे गैस के ज्यादा मॉलिक्यूल काइनेटिक तो एनर्जी गैस में होती है। बेचारे सॉलिड के मॉलिक्यूल तो मूव ही नहीं कर पाते ढंग से, बट गैस के मॉलिक्यूल तो सटाक से दौड़ते हैं। तो गैस की इंटरनल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड लिक्विड। ये आपके नोट्स में एप्लीकेशन बेस में विद आंसर दिया भी होगा, इसलिए मैंने आपको बताया। इधर दिया है, नहीं दिया है? एप्लीकेशन बेस्ड होमवर्क शीट देख रही ना तुम? हाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 6। नोट्स हमने ही बनाए। सर आप पूरी रट के रखते हो नोट्स और फिर हमको कहीं से पूछते हो तो कैसे आएगा मानस को? नोट्स हमने ही बनाया, मुझे तो पता होगा ना, मैंने कभी तो डाला है वो क्वेश्चन और साल भर से आपने करवा खुद रहा हूँ। बनाई है सर? हम ही ने बनाया 6 साल, मैं शुरू से ही हुआ 6 साल से कपिल सर और हम साथ में। कीस्टोन तो नहीं अभी पर 3 साल किसने पहले। लिखा किसने है? कुछ चीजें मैंने कर रही है, कुछ लीना ने कर रखी है, कुछ एक हमारे साथ पहले एक और काम करते थे देवेश भैया, जब हम पढ़ते थे 11th-12th में, कुछ उस वक्त। और सबको गाइड कपिल सर ने किया हुआ था उस चीज कैसे बनाने हैं, वो उनका कंसेप्ट था। तो आप 100 के एंड हायर में भी थे महापुरुषों ने सर? लिखी है ये किताब। कीस्टोन तो 3 साल पहले ही आया है, हम तो पहले हाँ से। तो आप 100 एंड हायर में जब सर थे तभी भी आप थे? यस। अरे याना तेरा नंबर जो है वो हमारा 100 एंड हायर में एक बैच चलता था, P4 बैच, उसमें भी क्योंकि एडेड। मेरा भाई कपिल सर के साथ पढ़ता है। कौन सा, मतलब क्या नाम है? देवेन। अच्छा देवेन, ठीक है उस वो वक्त। मेरा रियल ब्रदर है। ओके ओके ओके। क्या कर रहा है वो? वो उसने डिप्लोमा किया एंड अब वो उसकी कॉलेज का नाम मेरे को नहीं पता, फर्स्ट ईयर में। वाह ठीक है। तब हम लोगों मेरा और देवेन का ज्यादा बनता नहीं, हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। ओके, मैं बीच में नहीं आता हूँ, चलेगा। चलो चलो भाई, चलो। अब मोड्स ऑफ चेंजिंग इंटरनल एनर्जी, मतलब एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को आपको अगर बढ़ाना या कम करना हो तो कैसे किया जाए। मैंने आपको ये तो बोल दिया टेम्परेचर को बढ़ा के या कम करके, पर टेम्परेचर को बढ़ाने और कम करने के कुछ तो तरीके होते होंगे सिस्टम के अंदर, वो मेथड्स यहाँ पे दिए हुए। पहला क्या है? थ्रू हीट एब्जॉर्प्शन और इंक्रीज। आप अपने सिस्टम को एक हीट के सोर्स पे रख दो तो हीट ट्रांसफर होगी सोर्स से आपके सिस्टम के अंदर। अब अगर अंदर हीट गई है तो अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर अंदर का टेम्परेचर, जैसे ये कंटेनर है, ये सिलेंडर है मेरा पिस्टन, और यहां पर मैंने एक हीट का सोर्स रख दिया जिससे हीट अंदर जा सकती है, सोर्स ऑफ हीट। अगर सिस्टम में हीट जाएगी तो इधर का टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा ऑटोमेटिकली सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। बट अगर मैंने हीट का सोर्स नहीं यहाँ पे सिंक रखा होता, एक ऐसा सिस्टम जिसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो फिर सिस्टम की हीट निकल के इधर जा रही होगी। आपको ये पता है कि हीट ट्रांसफर का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस। हमेशा हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। तो अगर बाहर वाला टेम्परेचर ज्यादा है, अंदर का कम है, तो हीट इधर ट्रांसफर हो रही होगी, टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही होगी। बट अगर ये ब्लैक वाले पोर्शन का टेम्परेचर कम हुआ तो इस सिस्टम से निकल के हीट बाहर की तरफ जा रही होगी, तो सिस्टम का टेम्परेचर कम होगा, इंटरनल एनर्जी भी कम होगी। ये लॉजिक पता लगा सभी को? तो रीड करो पॉइंट नंबर 1। सर इसमें कुछ ऐसा इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते? जरूरत है क्या यहाँ पे तो हम बोल रहे हैं कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाया या कम कैसे किया जाए।
तो उसको एक्सप्लेन किया है। अभी थर्मल इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट की इधर कोई जरूरत नहीं, हमको तो सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ाने या कम करने के तरीके ढूंढने थे, तभी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी। तो मैंने बताया कि भाई इस तरीके से हीट अगर ट्रांसफर करवाई जाए सिस्टम के अंदर तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, अगर सिस्टम की हीट निकाल ली जाए तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। ओके सर। यही चीज वर्क करवा के भी की जा सकती है कि अगर आप सिस्टम के ऊपर वर्क करो तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा विद सम इक्वेशंस। तो अभी मैं बोल रहा हूं इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, अगर वर्क सिस्टम के ऊपर हुआ तो इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है। और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो टेम्परेचर कम होगा, इंटरनल एनर्जी भी कम होगी। ये आपको पॉइंट नंबर 10 के सेकंड पार्ट में दिया होगा। कैसे, वो मैं आपको इक्वेशंस के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा जब मैं पढ़ाऊंगा इसमें आगे चैप्टर में। सर आज थोड़ा जल्दी छोड़ दो प्लीज। हाँ हाँ, बस 11:30 बजे छोड़ दूंगा, चिंता मत कर। अरे सर कुछ चीजें हैं जो मैं बता देता हूँ। देखो पॉइंट नंबर 11 अब मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, हीट वाला पार्ट, वो हीट और वर्क तो आप पढ़ सकते हो, डिफरेंस बिटवीन हीट और वर्क। केमिस्ट्री में जो साइन कन्वेंशंस आपको सिखाए गए फिजिक्स में उससे उल्टे लगते हैं। केमिस्ट्री के अगर याद है तो उल्टे कर देना, और अगर किसी के भी याद नहीं है तो एक के याद कर लो, दूसरे के उल्टे करने रहेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे साइन कन्वेंशन दिए, अगर हीट सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा तो उसको पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है, whereas given out by the system is negative। अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, बाय द सिस्टम होगा तो उसको पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, जो कि केमिस्ट्री में ये तो मैंने માંડ याद रखा था, बाय द सिस्टम ने सब ऐसे ही करते हैं। इसलिए तो बोल रहा हूँ, वो માંડ जो याद किया उसको उल्टा कर देना फिजिक्स में, तो केमिस्ट्री का याद करके उल्टा कर देना बस। और वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव, तो ये वाला पार्ट आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 12। अब आता है पॉइंट नंबर 13, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कोई समझाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? मैंने हीट बताया, इंटरनल एनर्जी बताया, वर्क बताया, तो फर्स्ट लॉ में होता क्या है, बताया क्या इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ने? जब भी आप किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हो तो वो हीट दो काम करने की एबिलिटी रखती है। एक, उस सिस्टम की क्या बढ़ा देगी, इंटरनल एनर्जी मतलब टेम्परेचर। दूसरा, उससे वो कुछ काम भी करवा सकती है, कुछ वर्क भी करवा सकती है। वो कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, वर्क होगा कि नहीं होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। बट हीट के पास दोनों एबिलिटी है, वो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी भी बढ़ा सकती है, मतलब टेम्परेचर भी बढ़ा सकती है, और उससे कुछ काम भी करवा सकती है, उससे कुछ वर्क भी करवाया जा सकता है। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताया गया है। If some heat is supplied to a system which is capable of doing work, then the quantity of heat is absorbed by the system, which will equal to the sum of increase in internal energy and work done by the system on the surrounding. क्लियर है? ये फर्स्ट लॉ आपको लिखने को आ सकता है, इजी है। इसको ही अब पूरे चैप्टर में आगे पढ़ना है, हमको अलग अलग जगह अप्लाई करना है, पूरे चैप्टर में वही चलता रहेगा। पॉइंट नंबर 14 और 15 पढ़े पढ़े लग रहे हैं क्या? नहीं पढ़े तो हाँ सर, हमको डफोड़ नहीं है। एड्रेस बता देता हूं। 11.2 पॉइंट नंबर 2 इज थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी, और पॉइंट नंबर 1 या बोल सकता हूं पॉइंट नंबर 3 मोलर स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जहां पर मैंने ये बताया था आपको। फिर मैंने वहां पे सीपी और सीवी भी बताया था, मैंने बोला था 12 चैप्टर में वापस आएंगे। तो थर्मल कैपेसिटी क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री। अगर एक बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाना हो तो जो हीट सप्लाई करनी पड़ती है उस बॉडी की क्या हो जाएगी? थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी का दूसरा नाम क्या था? उधर दूसरा नाम लिखा हुआ था, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट क्या होता था कि भाई यूनिट मास एक यूनिट मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाना हो तो जो हीट सप्लाई करनी पड़ती थी वो होती थी हीट कैपेसिटी। और अगर इसी को यूनिट मास की जगह यूनिट मोल कर दिया जाए तो क्या बन जाता था? मोलर स्पेसिफिक।
और वो मोलर स्पेसिफिक हीट दो टाइप की होती है, सीपी एंड सीवी। सीवी क्या होता था? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और दूसरे वाले में आ जाता एट कांस्टेंट प्रेशर। पता लगा कैवल? अब आपको क्या ये पता है कि सीपी का वैल्यू हमेशा सीवी से बड़ा होता है? नहीं, ये आपने बोला ही नहीं था। नहीं, मैंने बताया भी नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। कुछ तो एक्स्ट्रा बताऊंगा ना, 11-12 चैप्टर में एक चीज थोड़ी ना पढ़ाता हूँ। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि केमिस्ट्री में आपको किसी ने बताया है कि सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी? अच्छा, एक जनरली स्टूडेंट्स मुझे केमिस्ट्री से एक लॉजिक देते हैं, सर वी नो दैट सीपी माइनस सीवी होता है आर, और आर तो पॉजिटिव है, तो आर पॉजिटिव है मतलब डिफरेंस पॉजिटिव आया होगा, डिफरेंस पॉजिटिव, सीपी बड़ा होगा, सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी, बट दिस इज नॉट द राइट लॉजिक। ये तो सिर्फ फॉर्मूला डिराइव करवाया, लॉजिक राइट नहीं है। लॉजिक आपको 185 के टॉप में दिया हुआ है। अच्छा, आपको एक चीज पता है, वर्क डन का फॉर्मूला P डेल्टा V होता है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, ये पता है? अरे यस और नो बताए तो यस, नो तो मैं डिराइव करवा देता हूँ। सर दिखा दो ना एक बार ऐसे। यार नहीं पता, ये ऐसा जेन्युइन रहने का नहीं पता, सही बात है, नहीं पता है, मैं तो तुमको चेक कर रहा हूँ, अभी तुमको नहीं पता है। अब देखो इसको, मैंने एक सिलेंडर लिया जिसमें पिस्टन लगा हुआ है, और इनिशियली यहाँ पे कुछ मेरे, इधर देखना ध्यान से, नेक्स्ट सेशन में ये डेरिवेशन छोटू सा है जो मैं करवाऊंगा नहीं, अभी करवा रहा हूं, कि भाई इनिशियली इसका कुछ वॉल्यूम है V1, ठीक है। अब क्या हुआ, इस गैस ने कुछ काम किया, वर्क डन बाय द गैस, तो पिस्टन को ऊपर धकेल दिया होगा ऊपर की तरफ, तो वॉल्यूम V1 से चेंज होकर क्या हो गया होगा, V2। तो इसने कुछ, अब सपोज करते छोटा सा वर्क लेते हैं कि इतना सा डिस्प्लेस करने के लिए, dx अमाउंट से डिस्प्लेस करने के लिए इसने छोटा काम किया होगा dw, वो dw क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, लिख सकता हूं ऐसा मैं, कोई डाउट? और फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। अगर प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया, जो गैस मॉलिक्यूल इस पिस्टन पे ऊपर की तरफ लगा रहे होंगे, तो प्रेशर हो गया P, और कितने पार्ट पे लगा रहे, इतने एरिया पे लगा रहे, तो ये हो जाएगा ऊपर की तरफ फोर्स, प्रेशर इनटू एरिया। इसमें किसी को डाउट? भाई एरिया इतना है, लेंथ इतनी है, तो इस पार्ट का कुछ तो वॉल्यूम होगा ना, एरिया इनटू लेंथ, तो वो क्या बन जाएगा, स्मॉल वॉल्यूम। प्रेशर इज प्रेशर, एरिया इनटू डिस्टेंस इज स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। बट अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना होता इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक का, अभी तो मैंने सिर्फ रेड वाले पोर्शन का निकाला है, तो मुझे क्या करना पड़ता, इंटीग्रेट फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। तो ये छोटा वर्क डन मुझे पूरा वर्क डन दे देता इंटीग्रेट करने पर। तो ये फॉर्मूला एक्चुअल फॉर्मूला बनता है वर्क डन का, फ्रॉम V1 टू V2 PdV। क्लियर है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इसमें डेल्टा W की जगह P डेल्टा V भी लिखा जाता है, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये क्या है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। बोलो भाई, पता लगा कि नहीं लगा ये जो मैंने किया अभी हाल, या जो स्टेप नहीं पता लगा वो पूछ लो, ऐसे बैठे मत रहना, क्योंकि सब चीजें अगले सेशन में इस फॉर्मूले पर ही बेस्ड होने वाली है। ठीक है, मैं मान लेता हूं पता लग चुका है। तो प्रेशर वर्क डन का फॉर्मूला हो गया P डेल्टा V। अब देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन विच इज P डेल्टा V, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। अगर मैं बात करूं C
P की मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा क्यू। अच्छा हाँ, मैं क्यों पूछूं, ये चैप्टर 6 में मैंने चैप्टर नंबर 11 में सी का फॉर्मूला बताया है, क्या होता था? डेल्टा क्यू अपॉन Q/m ct। यस, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय m डेल्टा टी, ऐसा नहीं बताया था फॉर्मूला? अगर मैं यूनिट की बात कर रहा हूं, मास यूनिट ही है, तो ये तो 1 हो गया। अगर ये 1 हो गया तो क्या मैं ये बता सकता हूं कि देखो Cp का वैल्यू लिख रहा हूं, डेल्टा क्यू एज इट इज बाय डेल्टा टी एज इट इज, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। और फॉर Cp डेल्टा क्यू का वैल्यू, अगर मेरा प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा क्यू की जगह एज इट इज क्या लिख सकते हो, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। प्रेशर कांस्टेंट है तो कुछ चेंज नहीं आएगा फॉर्मूले में, डेल्टा क्यू का एज इट इज फॉर्मूला होगा डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये बात पता लगा? यहां पर मैंने फॉर्मूला लिखा सी का, विच इज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी फॉर यूनिट मास, और उसमें डेल्टा क्यू का वैल्यू फर्स्ट लॉ से रिप्लेस कर दिया। अब बोलो, क्लियर है स्टेप्स? फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट क्या होता है? डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी। पर फॉर यूनिट मास या यूनिट मोल एम का वैल्यू अगर 1 है तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी फॉर्मूला बचेगा, और डेल्टा क्यू को आई कैन रिप्लेस विद दिस फॉर्मूला, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे डेल्टा यू बाय डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी बाय डेल्टा टी लिखा जा सकता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सीपी। ये इक्वेशन नंबर 1 होगा। कोई डाउट? सेम फॉर्मूला अब सी वी के लिए कौन मुझे बताएगा? अगर सी वी के लिए लिखता तो ये होता डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, वो फॉर्मूला तो एज इट इज है, पर डेल्टा क्यू की जगह क्या लिखूं? सीवी मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाता है? 0। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूं तो ये क्या, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा? यस सर। फिर डेल्टा क्यू का वैल्यू, वेरी गुड, बस इतना ही बचेगा फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इक्वेशन नंबर 2, क्या डेल्टा यू बाय डेल्टा टी का वैल्यू मेरे पास सीवी आया है? तो क्या मैं इसकी जगह ग्रीन वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? तो Cp इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, Cv प्लस P डेल्टा V बाय डेल्टा टी। यहां तक क्लियर है? लिख के रखना नोट्स में, मैं एक्चुअली आपको पॉइंट नंबर 10 करवा रहा हूं, सॉरी 16 डेरिवेशन, फिर मैं समझाऊंगा ऊपर वाला पॉइंट। तो यहां तक लिख के रख लो पहले। सॉरी सिद्धार्थ, परिश्री, पता लगा आपको ये क्या किया मैंने? यस सर। यस सर। आइडियल गैस इक्वेशन तो सभी को पता है। हाँ, PV equal to nRT। फॉर 1 मोल PV इज इक्वल्स टू RT। अब याद करो, मैंने चैप्टर 11 में इसको डिफरेंशिएट करवाया था आपको। मैंने बोला था अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट, हाँ वाह वाह वाह, स्टेटमेंट याद है, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये होता था P डेल्टा V प्लस R डेल्टा T। लिखवाया था, नोट्स में ही लिखवाया था। तो मुझे ये बताओ, R को सब्जेक्ट बनाने पर क्या आएगा? P डेल्टा V बाय डेल्टा T। क्या ये ऐसा ही दिखता है? तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई? Cp माइनस मतलब प्लस R, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला। हाँ, मेयर्स लॉ करके बताया होगा शायद तक, मेयर्स फॉर्मूला ऐसा कुछ था। तो ये करवाया था। तो ये मैंने आपको डिराइव करवाया लॉजिक से। अब समझो Cp का वैल्यू हमेशा Cv से बड़ा क्यों होता है? ऐसा मैं बुद्धू नहीं बनाऊंगा, ये मैं सर आपने भी तो वही बता दिया, Cv माइनस Cv को शॉर्ट, मेन लॉजिक समझो।
सर टाइम हो गया, जाने दो। बाय सिद्धार्थ। बाकी सुनो, पॉइंट नंबर 1 देखो, सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। कोई मुझे पढ़ के समझा सकता है? बहुत इजी है, समझाना। सिद्धार्थ को क्या थोड़ा वैल्यू नहीं है क्लासेस के, तो मतलब देयर इज नो सेंस। स्पेसिफिक हीट होती क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। एक बॉडी के, एक यूनिट मास के अगर टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाना हो, तो जो हीट हमें देनी पड़ती है वो इसकी स्पेसिफिक हीट होगी। अब अगर ये चीज कांस्टेंट प्रेशर पे की जाए, तो मेरी दी हुई हीट इंटरनल एनर्जी भी करेगी और वर्क डन भी करेगी। मतलब इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने का मतलब क्या है? टेम्परेचर को इंक्रीज करना। तो मैं बोलूंगा, अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पर रखकर हीट सप्लाई करूं, तो मेरी दी हुई हीट टेम्परेचर तो बढ़ाएगी, पर साथ ही साथ वर्क भी करेगी। तो कुछ अमाउंट उसका टेम्परेचर बढ़ाने में लग जाएगा, कुछ अमाउंट वर्क करने में लग जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट मेरा पता लगा कि अगर मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट सप्लाई की पर्टिकुलर सब्सटेंस को, तो मेरी दी हुई हीट 2 काम करेगी, उसका टेम्परेचर भी थोड़ा सा बढ़ाएगी और वर्क भी करेगी, वर्क डन भी करेगी। बट अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर रखकर हीट सप्लाई करता, तो वर्क डन तो कुछ होता ही नहीं, क्योंकि ये तो 0 हो जाता। तो मतलब मेरी दी हुई हीट सिर्फ क्या कर रही है? इंटरनल एनर्जी को चेंज और टेम्परेचर को बढ़ा रही। तो बताओ किस केस में बॉडी का 1 डिग्री टेम्परेचर पहले बढ़ जाएगा? वो सीपी वाले, सीवी में। सोच लो, सीपी में टेम्परेचर पहले बढ़ेगा या सीवी वाले केस में टेम्परेचर पहले बढ़ेगा? अच्छा, एक केस वापस से समझो, इंटरनल एनर्जी किस केस में जल्दी बढ़ने वाली है? टेम्परेचर ऐसा करता बढ़ेगा। हूं मैं आपको, रुको मैं एग्जांपल से बताता हूं। सपोज करो मैंने हीट सप्लाई की 10, तो एट कांस्टेंट प्रेशर कुछ अमाउंट इसको मिला, जिससे सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा, और कुछ अमाउंट इसको मिला, जिससे सिस्टम ने कुछ वर्क किया। ठीक है, अब अगर मेरे बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाना है, तो उसको कितना, उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 10। ये मैं बोल रहा हूं फॉर एग्जांपल के तौर पर, ध्यान से सुनना मेरे एग्जांपल। अच्छा, सीपीयू का मेरे को लाइट हो गया हुआ ना, पर बाकी को लाइट करवाने दे मेरे को। जो अगर मैंने टोटल एनर्जी 10 दी थी, और अगर मेरे बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाना है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी 10 होनी चाहिए। ऐसा मैं आपको एग्जांपल में दे रहा हूं। बट अभी मेरी दी हुई 10 क्या पूरी इंटरनल एनर्जी में लगी? नहीं, मैंने कुछ एनर्जी तो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में लग गई, उसमें सिर्फ सी डेल्टा यू ही आएगा इसलिए। हाँ, मतलब अगर मेरे को इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है, तो मुझे इसको 10 से बढ़ा के कितना करना पड़ेगा? 20। तो जाकर इसके अक्रॉस हो जाएगा 10 और इसके अक्रॉस हो जाएगा 10, और बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाएगा। बट अगर मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम पे रख के 10 दिया होता, तो पूरा का पूरा डेल्टा यू को ही मिलता, पूरी की पूरी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती, और मेरा सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाता। तो मतलब इस केस में टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितना हीट देना पड़ा? सिर्फ 10। पर इसमें कितना देना पड़ा था? 20। तो बताओ सीपी का वैल्यू बढ़ा हुआ है, सीवी का वैल्यू बढ़ा हुआ? सीपी इज ऑलवेज। अब ये जो लॉजिक मैंने दिया है वो रीड करो वापस। चलो मैं रीड करता हूं। When a gas is heated at constant volume, imagine करते जाना, when a gas is heated at constant volume, all heat is used to increase the internal energy of gas. क्या रिलेट कर पा रहे हो?
जितनी भी हीट आप दोगे वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी को ही बढ़ाएगी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, क्योंकि वर्क डन 0 हो जाता है। बट व्हेन अ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, जब गैस कांस्टेंट प्रेशर पे रख के आप हीट सप्लाई करोगे, द गैस एक्सपांड्स, it does work against the external pressure. So the heat supplied, it is used in two ways, partly to increase the internal energy and बचा हुआ part to do the work against external pressure. तो basically दो काम करने पड़े हमारे constant pressure पे heat को. So at constant pressure, an additional amount of heat is equivalent to the work done is utilized. Hence, more amount of heat is required to increase the temperature of 1 mole of gas at constant pressure than at constant volume. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है साउंड करने पर, लॉजिक क्लियर हुआ, वो हिट हुआ जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको? चलो एग्जांपल से क्लियर हो गया। इस हाँ, इसलिए मैंने बोला एग्जांपल दिमाग में रख सकते हो। बट अब आपसे कोई पूछे ना कि सीपी का वैल्यू सीवी क्यों हमेशा बड़ा क्यों होता है, तो आप में 10 में से 8 लोग ये बोल देते हैं सर सीपी माइनस सीवी आर होता है, तो डिफरेंस पॉजिटिव है ना इसलिए बड़ा होता है। आप लॉजिक दे सकते हो एक्चुअल वाला, पर ये लॉजिक जानने में टाइम नहीं लगेगा अगर आज के आज इसको आपने रिवाइज नहीं किया। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर सेशन 12.1। इसमें अब मेरे पढ़ाने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने सब कवर कर दी है। प्लीज नेक्स्ट क्लास से पहले, क्योंकि उसमें टाइम है, ट्यूसडे को ही डायरेक्ट आएगी वो क्लास आपकी, 12.1 पढ़ के रखना। तो अगला सेशन उस क्लास में ओवर हो जाएगा, क्योंकि एक ही सेशन बचा है और वो डेरिवेशन जैसा के सेशन है, इजी है। ठीक है, ये थियोरेटिकल सेशन था, इसमें कंसेप्ट सिखा रहा था, वहां पे सिर्फ अप्लाई करवाऊंगा मैं आपको, सीखने जैसे कम कंसेप्ट होंगे, पढ़ के आ पाओगे इतना। इट्स बेटर कि ये क्लास का वीडियो लेक्चर देख लेना ट्यूसडे की क्लास में आने से पहले, तो सब रिवाइज हो जाएगा एक बार फास्ट फॉरवर्ड। ठीक है, नहीं मिले तो मुझसे ले लेना। चलो बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय।